Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये एक्सपर्ट सीरीज का सेशन 2 है, यानी आप इसको एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हो। ये उस लेवल के क्वेश्चंस हैं कि यदि आपको आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, और यदि मुश्किल लग रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपको और तैयारी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एकदम सटीक लेवल के क्वेश्चन हैं, 30 के 30। लैंग्वेज हो, लेंदी होना हो क्वेश्चंस का, कहीं कहीं हल्का सा ट्रिकी होना हो, आसान होना हो, यानी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सभी प्रकार के सवाल इसमें हैं। और एक ये एप्ट सेट कहेंगे इसको, कि बिल्कुल उचित है, पर्याप्त मात्रा में सही सवाल सही लेवल के एग्जाम के लिए। ना तो बेवजह परेशान किया जाएगा आपको कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन हैं, और ना ही एकदम आसान क्वेश्चन होंगे। आसान यदि लग रहे हैं सारे सवाल, जो कि लग नहीं सकते ऑफ कोर्स, कुछ सवाल आसान लगेंगे, वो नेचुरल है, वो होना भी चाहिए, नहीं तो फिर पेपर ऐसे ही बनता है कि तीनों ही लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। चलिए शुरू करें आज की कहानी। हम थोड़े से लेट हैं, बट देर आए दुरुस्त आए। शुरू करेंगे, और अब 1 महीना आपके एग्जाम में बाकी है, उसकी कैसे तैयारी करनी है उस पर भी चर्चा करेंगे। आ जाओ आप लोग फटाफट से। क्वेश्चन यदि आसान लगे तो समझ जाना कि टीचर बेहतरीन है, इसलिए पढ़ के आसान लग रहे हैं। मजाक कर रही हूँ, इसमें कोई शक भी नहीं है वैसे, बट ठीक है। आई वॉन्ट टू बी द लास्ट पर्सन जो अपनी तारीफ खुद से ही करे। एनीवे, इनफ लोग हैं दुनिया में ऐसे। देखिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे जैसे जैसे आप लोग आते जाएंगे। ये सब जगहों पे आपको आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम पे कुछ पीडीएफ्स हैं, एक साथ 3-4 पीडीएफ्स पेंडिंग है, वो चारों एक साथ शेयर हो जाएंगी। बात सही है? चलिए बहुत बढ़िया। जो लोग सुबह देखेंगे उनको गुड मॉर्निंग पहले से ही बोल दूं। रात में हो रहा है ये सेशन 10 बजे के बाद, 10-15 के अराउंड। आज हम और लेट हैं बाकी दिनों से, बट सेशन का होना ज़रूरी है, 2 दिन से छुट्टी हो ही रही थी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप इसको ठीक से जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम एप्ट चल रही है, बढ़िया चल रही है, आपको समझ में टॉपिक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, फटाफट से सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। क्या कहता है सवाल, पढ़ लेते हैं पहले। When young गुट्टी was 2 years old, एक छोटी बच्ची है गुट्टी, जब वो 2 साल की थी, she called all flying kites birds, वो सारी फ्लाइंग काइट्स को, यानी उड़ने वाली पतंगों को चिड़िया कहती थी, कि देखो बर्ड जा रही है, जहां पे भी वो पतंग को उड़ते हुए देखती थी। बिकॉज शी एसोसिएटेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स विद हर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, उड़ने वाली चीजों को अपने पुराने अनुभव से, ये जो उड़ने वाली चीजें होती हैं वो फ्लाइंग एनिमल्स कहलाते हैं, यानी उड़ने वाले एनिमल्स हैं या एव्स हैं, जो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, आपके बर्ड्स, फ्लाइंग एव्स बोलते हैं उनको। नाउ एट एज 8, यानी अब वो 8 साल की हो चुकी है, 2 साल से, गुट्टी हैज मॉडिफाइड हर मेंटल स्कीमा टू अंडरस्टैंड दैट अ काइट इज अ रेगुलर शेप्ड मैन मेड ऑब्जेक्ट कंट्रोल्ड बाय अ स्ट्रिंग कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ बर्ड, कि जो काइट है वो इंसान के द्वारा निर्मित एक ऐसी चीज है जो एक धागे से कंट्रोल होती है, ना कि खुद से उड़ने वाला एक पक्षी है या फ्लाइंग एनिमल है या बर्ड है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिप्रेजेंटेड बाय गुट्टी आर, यहां पे कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को दर्शाया गया है ये बच्ची गुट्टी के द्वारा। तो कहां जाएंगे, पहले वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। कि जब वो 2 साल की थी तो उसको लगता था कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग एनिमल्स हैं, यानी उसके दिमाग में फ्लाइंग एनिमल्स का कॉन्सेप्ट था या बर्ड्स का कॉन्सेप्ट था। और उसने जब किसी और बर्ड को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा हाँ ये भी बर्ड है, जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एसिमुलेट किया हुआ है, मैंने एग्जिस्टिंग स्कीमा में है मेरे, यानी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो जमा जानकारी है दिमाग में, वर्तमान ज्ञान है, उसमें एक ये स्कीमा पहले से एग्जिस्ट करता था, एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था बर्ड्स का। और जब बर्ड को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा बर्ड है, या फ्लाइंग काइट को भी उड़ते हुए देखा तो उसने कहा ये भी बर्ड है, बर्ड के ही स्कीमा में उसने फिट इन कर लिया एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में। ध्यान से समझिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिट इन करने को क्यों कहें जी हम, कि ये एसिमुलेशन है कि एकोमोडेशन है। देखो वो शॉर्टकट होता है कि मॉडिफाई करना हो, फिट इन करना हो, एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करना हो, एडजस्ट करना हो, तब हम एकोमोडेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में, आपको पूरा सेंटेंस भी तो पढ़ना है ना वहां, इसलिए तो सिर्फ कीवर्ड, अकेले कीवर्ड से काम नहीं चलता। अगर आपने सिर्फ कीवर्ड रट लिए और आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ पा रहे हैं, संदर्भ में पूरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप गलत कर देंगे वहां, क्योंकि सिर्फ आपने एक वर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव सोच लिया है। इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को हल्के में लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपकी वैसे आपने इनफ तैयारी कर ली हो तब आप वो लास्ट में करें, या फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को। एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एग्जिस्टिंग स्कीमा किसका था? बर्ड्स का था।
यानी वर्तमान जानकारी है जो स्कीमा पहले से एग्जिस्ट करता है, वो था बर्ड्स यानी पक्षियों का। बच्ची के दिमाग में, बच्ची कौन है? ये बच्ची है जिसका नाम गुट्टी है, ठीक है। इसके दिमाग में ये स्कीमा था। हमारे सबके दिमाग में स्कीमाज हैं। स्कीमा बोले तो जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपका वर्तमान ज्ञान है, उसको स्कीमा कहते हैं। जो भी आपके दिमाग में, आपके माइंड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके दिमाग, आपके फोन में स्टोर्ड होते हैं कॉन्टेक्ट नंबर सेव होते हैं, ऐसे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन सेव होती है, उसको स्कीमा कहते हैं। सिंपल बात, ठीक। तो एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है वो बर्ड्स का है। इसी एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसने एक और स्कीमा जोड़ लिया जिसको काइट कह रहे हैं, यानी पतंग कह रहे हैं, ठीक है। पतंग को उड़ते हुए देखा और उसने कहा यस, ये जो मेरा एग्जिस्टिंग स्कीमा है इसी में फिट इन कर लिया। ध्यान दीजिएगा, फिट इन किया है, लेकिन न्यू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये न्यू इंफॉर्मेशन है लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीमा में। अगर ऑलरेडी बने हुए स्कीमा में फिट इन किया है तो वो एसिमिलेशन कहलाता है, यानी आत्मसात करना, क्योंकि पहले से स्कीमा था उसमें ऐड कर लिया है। लेकिन 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 अगर नया स्कीमा बनाना हो या पुराने को मॉडिफाई करना हो तो आप क्या कहेंगे? एकोमोडेट किया है, समायोजन किया है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अगर बर्ड का स्कीमा नहीं होता, एक अलग ही स्कीमा बन रहा होता, तो वो एकोमोडेशन हो जाता है, एकदम नया स्कीमा है। लेकिन जब पुराने स्कीमा में कुछ ऐड किया है तो दिस इज एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, फिट इन न्यू इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, वर्तमान जानकारी में कुछ जोड़ना, नई जानकारी या नया स्कीमा बनाना या पुराने में परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन करना, एडजस्टमेंट करना, मैनिपुलेशन करना, ये सब एकोमोडेशन होता है। सिंपल बात, नो बकवास, बात सही है। चलिए आ जाओ, अब समझते हैं कहानी क्या है। तो पहले जो प्रोसेस थी वो थी एसिमिलेशन की। बात तो सही है। देखो ये प्रोसेस कहीं से भी ईगो सेंट्रिज्म की तो नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड होने की या कंजर्वेशन की, तो इसको तो हटा देंगे। पहले एसिमिलेशन दर्शाया था उसने, क्यों? क्योंकि बर्ड के स्कीमा में काइट को जोड़ लिया था, एसिमिलेशन है। तो यस, पहला पार्ट एसिमिलेशन है। दूसरा पार्ट क्या है? गुट्टी हैज मॉडिफाइड हर मेंटल स्कीमा टू अंडरस्टैंड दैट अ काइट इज रेगुलर शेप्ड। अब उसने मॉडिफाई किया है अपने पुराने स्कीमा को कि भैया ये काइट नहीं है, ये बर्ड है, एक फ्लाइंग एनिमल होता है, मतलब ये मैनमेड कॉन्सेप्ट है, ये काइट नहीं है, ये फ्लाइंग बर्ड नहीं है, ये एक इंसान के द्वारा निर्मित एक ऑब्जेक्ट है। तो उसने अकोमोडेट किया, यानी मॉडिफाई किया। मॉडिफाइंग लिखा है ना, तो नेक्स्ट वाले में जब मॉडिफाइंग लिखा है, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको, इसका मतलब एकोमोडेट किया है, तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। देखते हैं एकोमोडेशन। नहीं, पहले तो उसने एसिमिलेट किया था ना। एकोमोडेट तो तब करती जब वो पहले से या तो नया स्कीमा बना रही होती काइट को देख करके, या फिर पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर रही होती। उसने जस्ट ऐड कर लिया था, तो वो एकोमोडेशन नहीं था, एसिमिलेशन था। जब चेंज किया पुराने स्कीमा को तो वो एकोमोडेशन कहलाया। तो आत्मसात करने के बाद समायोजन का कॉन्सेप्ट लागू हुआ है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 67% लोग। स्कीम ऑर्गेनाइजेशन फॉलोड बाय एनिमिज्म। देखो सजीववाद की यहां कोई बात नहीं हुई कि निर्जीव को सजीव समझ लिया, ऐसी कोई बात उसने नहीं की है। और दूसरी बात ये कि स्कीम ऑर्गेनाइजेशन यहां कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया कि अलग अलग, और ऑर्गेनाइजेशन पे जनरली क्वेश्चन आता भी नहीं है, अगर आएगा भी तो इस तरह का नहीं आएगा। वो पूछेगा कि जब आप अपने स्कीमा में स्कीम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अलग अलग फोल्डर में डाल रहे हैं, तब वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, और ये दोनों प्रोसेस मिलकर अडेप्टेशन की प्रक्रिया बनाती हैं, यानी किसकी? अनुकूलन की। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी कि एसिमिलेशन फॉलोड बाय एकोमोडेशन है। कि पहले एसिमिलेट किया था कि लड़की को आसमान में एक पतंग दिखती है, फिर वो कहती है उसके पास पक्षी का स्कीमा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि ये एक पक्षी है। तो उसने ये क्या दिखाया? एसिमिलेशन दर्शाया कि हाँ पक्षी है। पहले से एडेड इंफॉर्मेशन में एक और चीज ऐड कर ली, काइट को देख करके पक्षी कह दिया, बर्ड कह दिया। अब सेकेंड फेज में वो क्या देखती है? ओ पतंग नहीं, पक्षी है, किसी ने बताया उसको कि बर्ड अलग होता है, उड़ता है, लेकिन वो जीवित होता है, उसके पंख होते हैं, जबकि पतंग जो है ये निर्जीव वस्तु है, कागज की बनी हुई है। जो बर्ड है वो अंडे देगा, पतंग तो ऐसा नहीं करने वाली है ना। तो ये क्या बात हुई? ये एकोमोडेट किया उसने, पुरानी जानकारी को चेंज किया, मॉडिफाई किया, मैनिपुलेट किया, पुराने स्कीमा को एडजस्ट किया नई जानकारी को। तो पहले बार में सिर्फ उसने ऐड किया था, फिट इन किया था नई इंफॉर्मेशन को कि काइट भी बर्ड है पुराने वाली में। यहां पे उसने चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, ना कि जस्ट फिट इन कर लिया है न्यू इन्फॉर्मेशन को। इसको ऐसे समझिएगा, बहुत ही अच्छे से ये 4 स्टेप में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मिलकर के अडेप्टेशन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुकूलन की प्रक्रिया के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। कैसे आप अपने स्कीमा को अपडेट करते हैं? तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। पहला स्टेप है, बच्ची ने एक बर्ड देखी, एक काइट देखी और उसको बर्ड कहा, यानी एसिमिलेशन दर्शाया। एसिमिलेशन AS लिख दे रही हूं। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? वो फिट इन किया उसने, यानी
देख करके जब बर्ड कहा तो एसिमुलेट कर लिया, सिंपल बात। देखा और सेकंड स्टेप में दिमाग में एसिमुलेट कर लिया, क्या है, एसिमुलेशन है। लेकिन थर्ड स्टेप में किसी ने कहा देखो ये अलग होते हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, द्वंद हुआ होगा दिमाग में। जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में थी बर्ड की और जो बाहर दिखी काइट की, वो मैच नहीं हो रहे हैं। अब किसी ने कहा नहीं बेटा ये दोनों सेम नहीं है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हुआ, असंतुलन की प्रक्रिया कहते हैं इसको पियाजे की थियोरी में। तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ या कंफ्यूजन हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट से फिर आपका स्कीमा ठीक होगा, बाद में अपडेट होगा, आप नई चीज सीखोगे। अगर कंफ्यूजन कभी नहीं होता तो आप कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाते, पुराने में अपडेशन होता ही नहीं। ठीक, फिर फोर्थ स्टेप में आप एकोमोडेट करोगे, एक नया स्कीमा बनाओगे कि भैया ये अलग होती है बर्ड से, ये काइट है, या फिर पुराने में चेंज कर दिया आपने कि ये बर्ड के अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही आप यहां पे देख सकते हो कि टीचर ने जब बताया कि बर्ड एंड काइट आर डिफरेंट गर्ल फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है, गर्ल फॉर्म्स आर न्यू आइडिया। इस बात पे ये दो अलग सेंटेंस होने चाहिए थे। ठीक, कि टीचर ने बताया कि बर्ड और काइट जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो गर्ल ने एक नया आइडिया बनाया, जिस मतलब एकोमोडेट किया, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। फिर अगली बार उसने देख लिया कि हाँ भैया ये तो काइट है, बर्ड नहीं है ये, और ये, उसके बाद जब वो काइट देखती है, जब काइट का स्कीमा बन गया और अगली बार काइट देखी और उसने कहा काइट है, तो वो एसिमुलेशन दर्शा रही है। जब तक काइट का स्कीमा नहीं था तो वो डिसइक्विलिब्रियम वहां पे क्रिएट होता है, एसिमुलेशन तो दर्शा रही थी, लेकिन चेंज करने के लिए उसको एकोमोडेशन लगता। होपफुली आई एम क्लियर। सिंपल बात है, जो चीज पहले से है और उसी में ऐड करना है कुछ, तो एसिमुलेशन है, चाहे वो गलत ही ऐड किया हो बच्चे ने, लेकिन जब उसको वो करेक्ट किया जाएगा तब वो एकोमोडेट करेगा, तब वो जानकारी में परिवर्तन करेगा या नई जानकारी बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जैसे आप में से कई लोगों को लगता होगा, बहुत अच्छा उदाहरण दिमाग में आया अचानक, यहां हरलॉक की किताब रखी हुई है। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी है उनको लगेगा, या आगे चल के जो पढ़ने वाले हैं उनको लगेगा कि हरलॉक के कुछ कथन हैं जो यूपीटेट वगैरह में या सब जगह पूछे जाते हैं। ये हरलॉक की किताब है। तो हरलॉक कई लोगों को लगते हैं कि ये पुरुष हैं। तो एसिमुलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है कि हरलॉक एक राइटर हैं जो कि मेल राइटर है, लेकिन जब कई बार हम डिस्कस करते हैं कि एलिजाबेथ बी हरलॉक नाम है इनका पूरा, तो आप में से कई लोगों का स्कीमा एकोमोडेट करता है, मॉडिफाई करते हैं आप लोग, क्योंकि आपको तो लगा था कि ये मैन होंगे शायद क्योंकि नाम हरलॉक है, लेकिन ये एलिजाबेथ हरलॉक है यानी फीमेल है, तो आप एकोमोडेट करते हैं। एसिमुलेटेड क्या था कि हरलॉक एक राइटर है और फीमेल है, ये आपका एसिमुलेशन था, लेकिन ये जानकारी करेक्ट नहीं थी, इसको मॉडिफाई किया, एकोमोडेट किया आपने और बताया कि भैया ये फीमेल राइटर हैं। बेसिक सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेव वाइगॉत्स्की प्रपोज्ड, आसान सा सवाल है। वाइगॉत्स्की ने क्या प्रतिपादित किया कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। ये वाइगॉत्स्की ने कहा ही नहीं, वाइगॉत्स्की को पढ़ी ही नहीं है आपके ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कहने की, तो कि वयस्कों की सोच से केवल परिमाणात्मक रूप से भिन्न होती है, नहीं, ना तो ये बात वाइगॉत्स्की ने कही ना पियाजे ने कही, क्योंकि पियाजे क्वांटिटेटिवली अलग नहीं कह रहे, वो क्वालिटेटिवली अलग कहते हैं कि गुणात्मक रूप से, अमाउंट में नहीं काइंड में अलग होती है सोच। पियाजे के मुताबिक बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना आप सोचते हैं, बस फर्क इतना है कि आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं और बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोचता है। क्वालिटी का अंतर है, गुणात्मकता का अंतर है, टाइप का अंतर है, ना कि काइंड का अंतर है, अमाउंट का नहीं। सोचता वो भी है, सोचते आप भी हैं, मात्रा का या क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं है। तो ये तो पियाजे ने कहा है, हमसे पूछा है वाइगॉत्स्की के बारे में, हमसे पूछा है वाइगॉत्स्की के बारे में, तो ये तो पियाजे का कथन है, तो ये दोनों हट गए, एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है सवाल सॉल्व करने का। थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रन पोजेस कंसीडरेबल डेवलपमेंटल पोटेंशियल विच इज रियलाइज्ड मोर इफेक्टिवली थ्रू एप्रोप्रिएट सोशल सपोर्ट एंड गाइडेंस। यानी बच्चों में पर्याप्त विकासात्मक क्षमता होती है, यानी विकास की क्षमता होती है, जो उचित सामाजिक सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलने पर अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होती है। यानी गाइडेंस अगर मिल जाए, तो आपके अंदर क्षमता तो थी कि आप पेपर क्लियर कर लेंगे, 30 में से 30 ले आएंगे सीडीपी में, बस आपको लेट्स लर्न से गाइडेंस मिल गया, या करियर पे आप बैच में हैं तो गाइडेंस मिल गया आपको, तो आपकी वो क्षमता विकसित हो जाएगी। इतनी ही बात है। ये बात जेडपीडी के जैसी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास के क्षेत्र की बात वाइगॉत्स्की करते हैं। थर्ड ऑप्शन 82% लोग सही जवाब दे रहे हैं। चिल्ड्रन आर बॉर्न फुल्ली डेवलप्ड एंड सोसाइटी मियरली रिफाइंस देयर एग्जिस्टिंग एबिलिटीज। ऐसी बात नहीं करते वाइगॉत्स्की के बच्चे तो जन्म से ही पूर्ण विकसित होते हैं, बस समाज उनमें क्षमताओं को, जो विद्यमान क्षमताएं उनको पुरस्कृत करता है। ये सवाल नहीं करते, वो कहते हैं आपकी एबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और जो मोर नॉलेजेबल अदर है, समाज के साथ इंटरेक्ट करके आप ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से ज्ञान भरा हुआ है आपके अंदर, इनेट नहीं है कि फुल्ली डेवलप्ड पैदा हुए हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है, अंडर द कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल एरर्स एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। एक नंबर का आता ही है ये सवाल हर हालत में, कि रचनावाद यानी जिसमें पियाजे और वाइगॉत्स्की आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, कि प्रतिमान के तहत बच्चों की एक विचारधारा है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल है साइकोलॉजी का,
बच्चों की वैचारिक त्रुटियों और वैकल्पिक अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैकल्पिक अवधारणा मिसकंसेप्शन कह देते हैं इसको, अब आज के समय में मिसकंसेप्शन भी नहीं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं। इनको नेगेटिव नहीं मानना होता। नाइव कॉन्सेप्शन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है ये पूछा है हमसे, यानी बच्चों की गलतियों को कैसे देखना है इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो नॉट मतलब जो नहीं है वो पकड़ना है आपको। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आर इलॉजिकल रैंडम आइडियाज दैट मस्ट बी इमीडिएटली एलिमिनेटेड थ्रू रेपिटेटिव ड्रिल। बच्चों की गलतियों को इलॉजिकल या खराब नहीं मानना होता। गलतियां सीखने की एक विंडो के रूप में काम करती हैं, एक खिड़की के रूप में काम करती हैं कि बच्चे की सोच में आप झांक पाएंगे उसकी गलतियों के माध्यम से कि वो सोचता कैसे है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको ड्रिल और अभ्यास से हटा दो और ये इलॉजिकल है, अतार्किक है, गलतियां खराब बात है, नहीं। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, एरर्स आर सिग्निफिकेंट डायग्नोस्टिक विंडोज दैट रिवील द एक्टिव कॉग्निटिव पाथवेज एंड मीनिंग मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर। ये बात एकदम सही, गलतियों को पॉजिटिव रूप में देखना है। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियां जो है, त्रुटियां जो है, वो सीखने का एक हिस्सा है जिसके थ्रू टीचर देखेगा कि बच्चा सोचता कैसा है, कहां कॉन्सेप्ट में गलती है और उसको ठीक कराएगा। गलती नहीं होगी तो पता ही नहीं लगेगा कभी। बिना गलतियों के कोई दुनिया में सीखा है? नहीं सीखा और नहीं सीख सकता है। कि आप ऐसे महान व्यक्ति हैं कि आपको बिना गलतियों के, तो महात्मा बुद्ध भी बुद्ध नहीं बन पाए थे भाई, पहले ट्राई बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए ना अपनी साधना में 6 साल। एनीवे, तो त्रुटियां महत्वपूर्ण नैदानिक खिड़कियां हैं जो शिक्षार्थी के सक्रिय संज्ञानात्मक मार्गों और अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रकट करती हैं कि बच्चे कैसे मीनिंग मेक करते हैं, अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं, उसको दर्शाती हैं गलतियां। बात सही है। Alternative conceptions represent children's intuitive naive attempts to make sense of their experiential environment. वैकल्पिक अवधारणाएं अपने अनुभवजन्य वातावरण को समझने के लिए बच्चे के सहज अनुभवहीन प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नाइव अटेम्प्ट नहीं कहते, नाइव कॉन्सेप्शन बेशक कह लेते हैं कि वो दुनिया की अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ठीक है कुछ कुछ, लेकिन बेहतरीन यही बात है क्योंकि ये प्रॉपर गलतियों को अच्छा मान रही है। ये कह रही है कि सिग्निफिकेंट डायग्नोस्टिक विंडोज, मतलब वो विंडोज जिनके द्वारा निदान संभव है बच्चों की डायग्नोज मतलब कारण का पता लगा पाना कि बच्चा सोचता कैसे है, ये आप पता कर पाएंगे। तो ये ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, पूरी तरह से खराब नहीं है ये थर्ड ऑप्शन। वैकल्पिक अवधारणाएं अपने अनुभवजन्य वातावरण को समझने के लिए बच्चों के सहज अनुभवहीन प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये वर्ड हिंदी में बहुत नेगेटिव है, इंग्लिश में नाइव कॉन्सेप्शन यूज कर लेते हैं, तो इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि इससे कहीं बेहतर ऑप्शन हमारे पास है। फोर्थ ऑप्शन है, आर टीचर्स एनालिसिस ऑफ एरर्स कैन गाइड द डिजाइन ऑफ टारगेटेड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल चेंज। यानी टीचर का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है गलतियों का, वो डिजाइन कर सकता है, गाइड कर सकता है टारगेटेड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को कि कहां बच्चे में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बात तो सही है, कोई गलत बात तो नहीं है। आ टीचर्स एनालिसिस ऑफ, अच्छा इससे बेहतर ऑप्शन तो है भाई ऑफ कोर्स, बट हमें सबसे बेहतर नहीं चाहिए, यहां पे हमें गलत चाहिए। इसीलिए मैं कहूं कि यार ये क्यों ऐसा है कि पूरी तरह से गलत भी नहीं है। देखिए, आ टीचर्स एनालिसिस ऑफ एरर्स कैन गाइड द डिजाइन ऑफ टारगेटेड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, के बच्चे के दिमाग में कहां कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है या डिसइक्विलिब्रियम कहां है, कंफ्यूजन कहां है, जहां उसको कॉन्सेप्ट में चेंज लाने की जरूरत है। जैसे एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन या मिस कॉन्सेप्शन का या नाइव कॉन्सेप्शन का उदाहरण है कि जब आप बचपन में ट्रेन में जाते थे तो आपको लगता था सारी पेड़ भी चल रहे हैं, सारी दुनिया इस ट्रेन के साथ चल रही है, या बच्चे को रात में वॉक करते हुए लग रहा है कि ये मून जो है यानी ये चंदा मामा साथ साथ चल रहे हैं मेरे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन ये पहला एकदम गलत है। हमें एकदम गलत ही चाहिए था, एकदम गलत यानी नॉट वाला जो नहीं है सही, बिल्कुल भी सही नहीं है, वो है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आर इलॉजिकल रैंडम आइडियाज दैट मस्ट बी इमीडिएटली एलिमिनेटेड थ्रू रेपिटेटिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस। यानी ऐसे इलॉजिकल आइडियाज हैं जिनको तुरंत हटा देना चाहिए। नहीं भाई साहब, ड्रिल और प्रैक्टिस के थ्रू नहीं, डिस्कशन के थ्रू ठीक होगा, ये चैलेंज करके। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा उसको ये कह देना है कि ये अतार्किक है, 10 बार सही आंसर लिख लो। वो ड्रिल और प्रैक्टिस पॉजिटिव नहीं मानते, पेडागोजी में नेगेटिव मानते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे अनुभवहीन जो इन्होंने, क्योंकि इसकी हिंदी का ट्रांसलेशन नाइव का अनुभवहीन ही होता है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था, बट ओवरऑल देखें इसको, इंग्लिश को हम फाइनल मानते हैं ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से तो फिर नाइव कॉन्सेप्शन कहना कोई बुरा नहीं है, जो बात हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था हमसे। बात सही है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहां सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आज के सवाल अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, अच्छे सवाल का मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, पेपर के टाइप के हैं बिल्कुल।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जहां बच्चा सेंटर में है। और क्या सिर्फ टीचर एक्टिव होता है प्रोग्रेसिव क्लास में? नहीं भाई, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं। क्लास किस हिसाब से डिजाइन होती है? बच्चे के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर में है तो सारी एक्टिविटीज जो भी डिजाइन होगा वो बच्चे को सेंटर में रख के, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट को सेंटर में रख करके डिजाइन किया जाएगा। चलिए खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा सही होगा कि टीचर का क्या रोल होगा, रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है द टीचर लीव्स लर्नर्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट इंटरवीन इन द लर्निंग प्रोसेस। के टीचर का कोई रोल नहीं है, वो बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देता है क्योंकि ये तो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये बात एकदम बकवास है। ऐसा नहीं कि टीचर एक्टिव नहीं है, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। ठीक है, ये बात हम हमेशा पढ़ते भी हैं, बैच में भी अगर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ तो ये बात मैं एकदम क्लियर करके चलती हूँ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है बच्चा सेंटर में तो टीचर का कोई जरूरत ही नहीं है, बच्चे कुछ भी करेंगे। टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, जहां जरूरत पड़ेगी बच्चा भी एक्टिव मिलेगा आपको और टीचर भी एक्टिव मिलेगा आपको। मतलब बच्चा तो है ही, टीचर भी हेल्प करेगा जहां बच्चा अटकेगा या फैसिलिटेट करेगा, वो माहौल को सुविधादाता का काम करेगा, फैसिलिटेटर का काम करेगा। सेकेंड ऑप्शन है द टीचर प्रीमैरिली सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स टू एंश्योर डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस। देखो टीचर का रोल ये नहीं होता क्लास शांत रहे, डिसिप्लिन बना रहे, सब चुप बैठे रहे, है ना, वो एक्टिव रखना है। अगर बच्चा एक्टिव नहीं दिख रहा टीचर के साथ साथ तो वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है। शिक्षक का मुख्य कार्य यदि विद्यार्थियों की निगरानी करना है या सिर्फ अनुशासन बना रहे, नियमों का पालन हो, नहीं भाई, बच्चे एक्टिव होंगे, थोड़ा बहुत शोर शराबा भी हो सकता है, रचनावादी क्लासरूम है। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन हट गया। द टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये बात सही है कि शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करने यानी एक्सपेरिमेंट करने, खोज करने यानी डिस्कवरी के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए तथा स्वयं सीखने के लिए अवसर, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। टीचर स्टेज सेटर है, एक माली के जैसा काम करता है यानी एक गार्डनर के जैसा काम करता है कि जैसे आप एक पौधे को सींचते हैं, उसको सही हवा, पानी, धूप, मिट्टी, मृदा सब देते हैं जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं कि रात और दिन पानी दे रहे हैं पौधे में तो पानी दिए जा रहे हैं, मर जाएगा वो बेचारा, है ना। तो बच्चे का भी ऐसा ही है, उसको आप एक पौधे की तरह सींचते हैं, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी, अवसर सब कुछ प्रदान करते हैं। द टीचर इज, बट उसके सर पे नहीं बैठे रहते हैं, है ना, कि उसके दिमाग में भर नहीं देंगे, वो ज्ञान का सृजन करेगा, ज्ञान की रचना करेगा। द टीचर इज प्रीमैरिली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। सिर्फ करिकुलम फॉलो कराना कोई यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड क्लास का उद्देश्य नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है कि मैंने 2 बार पढ़ लिया इतनी देर में ये सवाल। बात तो सही है, आप गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, बट फिर मेरे सवाल कराने का मतलब क्या रह जाएगा यदि मैं सिर्फ आपको आंसर बता के निकल जाऊं तो। आंसर तक पहुंचना, चर्चा करना और 4 सवाल एक सवाल के करने से आपके क्लियर हो, वो उद्देश्य है मेरा, समझ रहे हो। सिर्फ आंसर बता दूंगी तो फिर तो ये तो आप खुद भी कर लेते, इतनी किताबें हैं जिनमें क्वेश्चंस हैं ही, है ना। नए सवाल हैं लेकिन इनको भी डिस्कस करना है ना, तभी तो आप ये सेशन देख रहे हैं। नहीं तो ये मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएंगे ये 30 सवाल, अगर सिर्फ आंसर मार्क करना हो तो। जब मैं पेपर देती थी, आज से कितना 26 चल रहा है ना, 15 में दिया होगा पहली बार या 14 में, फर्स्ट ईयर में दे दिया था। हाँ, तो तब हो जाते थे उतनी देर में, सीडीपी वाला सेक्शन तो एटलीस्ट। मैक्स टू मैक्स भी 15 मिनट लगते थे, क्योंकि पढ़ने की स्पीड अगर आपकी ठीक बन जाए तो हो जाते हैं जल्दी सॉल्व। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। अ टीचर नोटिसेस दैट अ 5-year-old child, despite never being explicitly taught grammar rules, begins producing grammatically correct sentences and even applies language rules to unfamiliar words. This phenomenon is best explained by the child's innate dash. बताइए। एक शिक्षक यह देखता है कि 5 वर्ष का एक बच्चा जिसे कभी व्याकरण के नियम औपचारिक रूप से किताब या रूल के माध्यम से नहीं पढ़ाया गया व्याकरण, फिर भी वह स्वयं व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलने लगता है तथा अपरिचित शब्दों पर भी भाषा के नियम लागू कर देता है। इस घटना की सर्वोत्तम व्याख्या बच्चे की जन्मजात डैश के द्वारा की जाती है। बताइए क्या है जन्मजात? बिल्कुल सही जवाब 63% लोग, 65% लोग कह रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन देखना कितने लोग कह रहे हैं? 10% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप सही समझ गए। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD नहीं होगा क्योंकि वो वाइगॉत्स्की करते हैं उसकी बात, और यहां बात हो रही है कि बच्चे में आंतरिक क्षमता है भाषा के नियम सीख लेने की, यानी वो नेचुरली एनवायरमेंट से भाषा बोलना सीख लेता है। जैसे आपने अपनी मदर टंग, मान लीजिए मेरी मदर टंग हिंदी है, या आपकी मदर टंग हो सकता है किसी की भोजपुरी हो, किसी की इंग्लिश हो, किसी की संस्कृत हो, वॉट एवर, हरियाणवी हो,
पंजाबी हो, तो जिसकी भी मदर टंग मातृभाषा यानी जो उसके आसपास बोली जा रही थी, उसके घर में जो बोली जाने वाली भाषा है, तो वो भाषा आप कैसे सीखते हो? किताबों से? आपको किसी ने किताब दी तब आपने बोलना सीखा? नहीं, एनवायरमेंट से सीख लिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आंतरिक क्षमता थी, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। एक डिवाइस है आपके अंदर, इनेट एबिलिटी है भाषा को सीखने की। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किस लिए हुआ होगा? क्योंकि यूनिवर्सल ग्रामर की बात हुई है। ये बात यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है, एकदम गलत नहीं है, बट इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर सिलेबस लगा दिया, तो सिलेबस कोई टर्म नहीं होता, नहीं तो ये भी जवाब आपको फंसा सकता था। लेकिन क्योंकि यहां पे एबिलिटी की बात अगर हुई, ये तो फिनोमिनन है, ये यूनिवर्सल ग्रामर भी हो सकता था। अगर एबिलिटी लिखा होता तो हम कहते लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। अगर फिनोमिनन लिखा था तो फिर हम यूनिवर्सल ग्रामर की तरफ भी जा सकते थे, ठीक है ना। तो सिलेबस यानी सार्वभौमिक व्याकरण का कोई पाठ्यक्रम जैसा कुछ नहीं है, वो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक व्याकरण, जो नॉम चॉम्स्की ने दिया है, जिन्होंने ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की भी बात की है। ये सवाल CDP में भी आता है, ये सवाल हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में भी आता है, या किसी भी भाषा की पेडागोजी में, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन यहां सही है, लेकिन क्यों सही है उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए, बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट स्कीमा ये है नहीं, क्योंकि बिहेवियरिस्ट ये नहीं कह रहे कि आंतरिक रूप से सीख लिया, वो तो कहेंगे दंड पुरस्कार इमिटेट करके सीखते हैं भाषा, जैसा कि स्किनर के कॉन्टेक्स्ट में आता है लैंग्वेज वाले सेक्शन में, कि वो कहते हैं रीइंफोर्समेंट के बच्चे ने तुतला के बोला, फिर आपने कहा वेरी गुड, कितना अच्छा बोला मेरे बच्चे ने, फिर से बोलो, तो वो फिर से बोलेगा। तो ऐसे इमिटेट कर करके वो भाषा रीइंफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड, शाबाश सुन करके सीख जाता है। ये बात व्यवहारवादी कहते हैं और स्किनर कहते हैं। इनके बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस इतना ही जानना था जितना मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर में आएगा लैंग्वेज वाले सेक्शन में, CDP में नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्वेज की भी डिस्कशन जो है करेंगे जल्दी ही, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यूनिवर्सल ग्रामर सिलेबस जो है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यूनिवर्सल ग्रामर है जो कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक व्याकरण। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन सही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से आप लैंग्वेज के रूल्स अपने आप सीख जा रहे हो बिना आपको पढ़ाए। क्योंकि ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है कहीं पे, हाइपोथेटिकली, इमेजिनरी है, मिलेगा नहीं, कहीं ऑपरेशन कराने चले जाओ कि निकलवा लेता हूं, किसी और के लगा दूंगा, है ना, कि आप बच्चा जो है सही व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना सीख जाता है। आप ये नहीं कहते जा रहा हूं घर, जनरली बच्चे को पता होता है कि मैं घर जा रहा हूं, वो ऐसे बोलेगा, तो वो अपने आप उसने ग्रामेटिकली सही बोलना सीखा है। वो कुछ भी कहीं भी वर्ब, कहीं सब्जेक्ट, कहीं ऑब्जेक्ट, कहीं नहीं लगा देता। जो अगर उसके घर में ऐसा बोला जा रहा था तो वो बोल लेगा ऑफकोर्स, फिर वो वैसा ही सीख जाएगा। लेकिन ऐसे कई सारे नियम हैं भाषा के जो आप नेचुरली ठीक बोलने लगते हो, ठीक प्रयोग करने लगते हो बिना ग्रामर पढ़े। वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से, कि हमारे अंदर एक भाषा को अर्जित करने का यंत्र है, इसलिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं इसको। सार्वभौमिक व्याकरण हमारे अंदर होती है, जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं इसको, वो भी एक रीजन है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ ग्रामर के बारे में पूछा होता, अगर क्वेश्चन ने कुछ और पूछा होता तो आंसर बदल जाता। यहां पे जो पूछा है उसके हिसाब से सिर्फ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और दूसरा सिलेबस लिखा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन बची ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रामर सिलेबस जैसा कुछ नहीं है कि ग्रामर का कोई सिलेबस होता है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। चाइल्डहुड का पीरियड बताओ। देखो चाइल्डहुड लिखा है तो आप मान सकते हो 2 से 12 वर्ष के बच्चे की बात हो रही होगी, क्योंकि इसमें अर्ली और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड बोले तो 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था बोले तो 6 से 12 वर्ष। चाइल्डहुड लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों शामिल हैं, 2 से लेकर के 12 वर्ष तक की स्टेजेस। टोटल 4 स्टेजेस आपके काम की हैं। आपकी जो है इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड जिसको आप कहते हैं 2 से 6 वर्ष, और जिसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे, और एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष। ये 4 काम की हैं, इसके अलावा आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, ना तो जन्म से पहले की पूछता है, ऐसे कुछ सीटेट में नहीं पूछता। पढ़ने को आप पढ़ लें, ठीक है। जल्दी से बताओ, बहुत तेजी से, गुड बॉय गुड गर्ल्स की तरह कोहलबर्ग का सिद्धांत हम लागू कर देते हैं यहां पर। फटाफट बताओ। फर्स्ट ऑप्शन क्या पोल लेट दिया है? पोल काम नहीं कर रहा है, लटक जाओ इस पे। कितना गंदा जोक था, अच्छी। कई बार तो मैं खुद को एम्बेरस कर देती हूँ ऐसे पुअर जोक्स मार के, बट आप लोग ऐसे ही जोक्स पे ज्यादा हंसते हो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पोल जब पहुंचेगा पहुंचता रहेगा। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? धीमे होता है एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई कुछ पहलू तो मेजर किए जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं। कुछ पहलू तो, हाइट तो जैसे माप सकते हो, बेशक सारे पहलू ना माप पाओ कि समझ कितनी विकसित हुई, इमोशनली कितना डेवलप हुआ, बट कुछ पहलू तो माप सकते हो, है ना। तो ये तो नहीं कह सकते कि स्लो। अर्ली चाइल्डहुड में तो बहुत तेज होता है और ग्रोथ तेजी से होती है, बल्कि हाइट वाइट और सभी तरह के विकास तेजी से होते हैं। ये लेटर में भी मोटर डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हो रहा होता है, बेशक फिजिकल नहीं हो रहा होता बहुत तेजी से, समझ रहे हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ये बात हमें अच्छी, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है, समझते हैं।
बहुस्तरीय और जटिल होता है, कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन है। क्यों भाई, क्वालिटेटिव गुणात्मक क्यों नहीं है? समझ भी तो विकसित हो रही है, सिर्फ हाइट थोड़ी बढ़ रही है कि परिमाणात्मक है, ग्रोथ थोड़ी है, डेवलपमेंट भी है, फिजिकली थोड़ी है, कॉग्निटिव सोशल इमोशनल भी तो है। ठीक, फिर आता है फोर्थ इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड। हमने पहले पढ़ा है, पहली ही क्लास में, इवन यूट्यूब पे भी जो फ्री क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि विकास ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, क्रम से होता है, अचानक से नहीं होता। रात को सोए सुबह 6 फीट के हो गए, कल सोए थे तो 4 फीट के थे, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी रैंडमली चले जा रहा है। ऑर्डर में, सीक्वेंस में होगा। आपको पता है पहले दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे, है ना? पहले चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा बच्चा। ऐसा थोड़ी अचानक से दौड़ना सीख गया, एक दिन उठा और दौड़ने लग गया। तो ऑर्डर है, क्रम है, और डिसजॉइंटेड नहीं है, इंटर रिलेटेड है, संबंधित होती है विकास की प्रक्रिया। तो एक ही ऑप्शन यहां सही बचता है। देखो, स्लो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने चाइल्डहुड में दोनों चीजें आ गई ना, अर्ली और लेटर। स्लो ग्रोथ वाला पार्ट, हाइट वाला पार्ट हो सकता था 6 से 12 वर्ष के लिए, वो थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि 6 से 12 में, लेटर चाइल्डहुड में हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, लेकिन जो गतिक क्षमताएं हैं, यानी मोटर स्किल्स हैं, दौड़ना, भागना, उछलना कूदना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये सब आ जाती हैं 6 से 12 में। तो चाइल्डहुड पूरा है इसमें। अर्ली चाइल्डहुड होता या सिर्फ लेटर चाइल्डहुड होता तो हम उस तरफ जा सकते थे। अर्ली में तो खैर स्लो कुछ भी नहीं होता, 2 से 6 वर्ष में तो सब तेज है, चाहे शरीर का विकास हो, दिमाग का विकास हो, सामाजिक विकास हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, एवरीथिंग इज तेज, आई मीन फास्ट। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, और ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं, और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। कोई भी प्रक्रिया दुनिया में सरल नहीं होती। जो भी प्रोसेस है, जैसे विकास क्या है, एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, लव इज अ प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है वो स्लो या सिंपल नहीं हो सकती, वो कॉम्प्लेक्स होगी, कभी स्लो कभी तेज होगी, और सरल नहीं होगी। 2 + 2 4 नहीं होगा, जटिल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। तो सारी प्रक्रियाएं दुनिया में कॉम्प्लेक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कुछ भी, लर्निंग, आपका डेवलपमेंट, चाहे वो आपका सोशलाइजेशन हो, प्रेम हो, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं हैं, सरल कुछ नहीं है। ठीक है, तो जहां भी सिंपल लिखा हो समझ जाना, ये आपको भटकाने के लिए है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। भाई बहुत आपने नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए, ये भी तो आते हैं 4 क्वेश्चन कम से कम। ये हम अलग से भी करेंगे कल रात को 9:15, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस। एक ऐसी ट्रिक के साथ करेंगे जो दुनिया में कभी किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो, जानी ना हो, जो हम ही ने बनाई हो। कल बात करेंगे उस पर। ऐसे तो कहता है हर टीचर, हमने तो इतनी चीजें नहीं बनाई, कभी नहीं कहा। देखो एक बार, चलिए समझते हैं, देखिएगा। लाइव क्लासेस आर नॉट बीइंग हेल्ड। यार मैंने आपको बताया हुआ है, मुझे माइग्रेन की समस्या चल रही है पिछले दिसंबर से, ऑफलाइन क्लासेस से शुरू हुई थी, और अभी तक जो है समस्या बनी हुई है। तो मैं इवन ये क्लास भी मैं टैबलेट लेकर के ले रही हूँ, क्योंकि इससे पहले क्लास थी, उससे पहले तैयारी होती है कि आप लैपटॉप में स्क्रीन में देख रहे हो, फिर ये क्लास है तो देखना भी होता है स्क्रीन में, लेसन प्लानिंग भी स्क्रीन में ही होती है, क्लास लो बोलो, लाइट्स इतनी सारी हैं, ये सब इम्पैक्ट करती हैं। तो उसके चलते कई बार क्या, बहुत ज़्यादातर यूट्यूब की क्लास ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बैचेस तो फिर भी हो जाते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी है, या मैं लिमिटेड ही लेती हूँ क्लासेस, एक क्लास ले रही हूँ मान लो, तो वो हो जाएगा, 2 क्लास ले रही हूँ वो हो जाएगा, तीसरी क्लास तक आते आते बैंड बज जाती है। देखो एक बार, फोर्थ ऑप्शन 64% लोग। चलिए समझते हैं। अभिकथन क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसमें 3 ही स्टेप होते हैं, जमानों से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 स्टेप के ही होते हैं। ए आर, अगर ए और आर सही हो तब आप तीसरे स्टेप पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बिकॉज का इस्तेमाल करना, या फिर, और ये मैंने नहीं बनाया है, ये जमानों से चलता आ रहा है, ये सीटेट में तो अब आने लगे हैं ये सवाल नीट में, सीबीएसई में, यूपीएससी में जमानों से आ रहे थे, है ना? तो ये वहां भी चलता है ये मेथड, कोई इसमें नया मेथड नहीं है, बीच में क्योंकि लगा के देख लो, सिंपल। ये हम लास्ट ईयर भी डिस्कस कर चुके हैं, हो सकता है उससे पिछले साल भी डिस्कस कर लिया हो, वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो यहां पे सिंपल है कि बिकॉज आपको तभी चेक करना है, या ये आर जो है ए के लिए, राहुल अंजलि के लिए सही है कि नहीं, ये तभी चेक करना है जब अंजलि और राहुल अपने आप में सही हो, अदरवाइज तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है। और ज्यादातर सवाल इसमें ए एन आर बोथ वाला सही होता है, अगर दोनों सही मिल जाए तो फिर चांसेस हैं कि ए एन आर बोथ आर राइट एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। 90% तक चांसेस है कि फिर वही ए एन आर बोथ राइट हो जाए, और उस पर खैर हम कल चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में। तो बताओ फटाफट से। आई वुड लाइक टू मीट यू आफ्टर क्लियरिंग सीटेट। क्लियर करने से बात नहीं बनेगी, वैसे रैंडमली तो हम कभी भी मिल सकते हैं, कहीं मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज इंटरव्यू के लिए अगर आप आ रहे हैं
तो 135 प्लस कम से कम नंबर लेकर के आइएगा। 143 वाले भी लर्नर्स हैं, 141 वाले भी लर्नर्स हैं। तो अब मैं वैसे भी इंटरव्यू पहले से कम लेती हूँ, बहुत इंटरव्यूज पड़े हुए हैं चैनल पे, रैंक 1 ये वो, 143 140, तो ऐसी सी बात है। ठीक है, कोई कह रहा है टीटीआर, टीटीआर क्या होता है? अगर मान लो ये सही ना हो आर, फिर कहां से ट्रू? बताओ एक बार, देखो एक बार। खैर, इनफ प्रोग्रेस, कुछ लोग भोले भाले हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के लर्नर्स थोड़े कई बार भोले भाले होते हैं, तो उनको बनाया जा सकता है थोड़ा बहुत। यहाँ हम ये सब नहीं करते हैं, यहाँ बाइलिंगुअल पढ़ते हैं सब, और सभी समझदार लोग हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ बना दिया जो नहीं बनाया है। इनफ प्रोग्रेसिव, या फिर हमने दुनिया नहीं देखी। इनफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, खैर छोड़ो ये सब चलता रहेगा। इनफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम मॉडल्ड आफ्टर जॉन डुईज एजुकेशनल फिलॉसफी, the curriculum is not fixed beforehand but is fluidly co-created based on the emerging queries and interests of the learners। यानी एक जॉन डीवी की क्लास है जिसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से वहां पे सिखाया जा रहा है। जो करिकुलम है यानी पाठ्यचर्या, हिंदी में इसको पाठ्यक्रम, हिंदी में कई बार पेपर में भी दे देता है, बट ये पाठ्यचर्या है। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है? एक सेकंड लेंगे और ये भी डिस्कस कर ही लेंगे लगे हाथ, जब इतनी चीजों का पर्दाफाश फास्ट कर ही रहे हैं। पास होता है कि फास्ट होता है, चेक कर लेंगे भैया, शो और सा में गड़बड़ हो गई। एनीवे, सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस और करिकुलम में यही डिफरेंस है। सिलेबस का और करिकुलम का जो मुख्य डिफरेंस है, करिकुलम, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आगे जाके धीरे धीरे जो जो समझाते हुए जाऊंगी वो अगली क्लास में अवॉइड करूंगी कि ये बताऊं फिर से। पाठ्यचर्या, वाह जी वाह, पाठ्यचर्या। और करिकुलम क्या है? उल्टा लिख दिया मैंने भी, सिलेबस लिखा है तो पाठ्यक्रम होगा। क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा। ये हमारी टीम ही है जो पीछे पड़ी रहती है कि नए नए मेथड बता दो, नहीं तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ यार, कोई कुछ भी पढ़ाए मुझे क्या। देखो एक बार, पाठ्यचर्या, ठीक। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो ये पाठ्यक्रम है, नैरो अप्रोच है, यानी थोड़ा छोटा माना जाएगा, संकुचित है अगर हम करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में बात करते हैं तो। बात सही है? करिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्रॉड या ब्रॉडर डोमेन। ब्रॉड डोमेन यानी विस्तृत है, ये बड़ी प्रक्रिया है, विस्तृत है। स्कूल में कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक जो प्रक्रिया फॉलो होती है वो करिकुलम है, जिसके अंदर सिलेबस भी शामिल है। सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट है। सिलेबस जस्ट आपका जो रिटर्न है, जिसमें बेसिक चैप्टर्स जो आपको कराने हैं, वो जस्ट एक पार्ट है किसका? करिकुलम का। बात सही है? क्लियर है जी? ऋतु गुप्ता कह रही है बहुत दिन बाद आपको देखा है जी, थैंक यू सो मच, मैंने भी आपको बहुत दिन बाद देखा है। आंसू आ गए मेरे आपको देख करके, मजाक कर रही हूँ, बट अच्छा लगता है यार आप लोगों से यूट्यूब पे मिलके, इसीलिए मिलते हैं हम लोग, जब मौका मिल पाए तब मिल लेते हैं। देखो, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हैं चैप्टर्स वो आ जाएंगे, लेकिन करिकुलम में सारी एक्टिविटीज हैं। स्कूल में फेट है, असेंबली है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई साइंस एग्जीबिशन है, प्रेयर हो रही है, राष्ट्रगान हो रहा है, वॉट कुछ भी, कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सिलेबस भी इसी का हिस्सा है। तो करिकुलम एक बड़ी प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का। तो क्या कहा गया है यहां पे कवि के द्वारा? जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन पर आधारित एक प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यचर्या पहले से तय नहीं होती है, बल्कि शिक्षार्थियों के उभरते प्रश्नों और रुचियों के आधार पर लचीले ढंग से सह निर्मित किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि एक एक चीज, करिकुलम का मतलब है पढ़ाने का तरीका, क्या होगा क्लास में, सारी एक्टिविटीज पहले से डिसाइडेड नहीं है, प्लान्ड है, लेसन प्लानिंग हुई है, लेकिन एक एक एक्टिविटी आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कौन से बच्चे को कहां तकलीफ है, कैसे समझाना है, वो चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। बात सही है? रीजन क्या है? यानी अंजलि तो सही कह रही है, सही बात है। राहुल क्या कह रहा है देख लेते हैं। आर फॉर रीजन है वैसे तो, बट मैं आपको याद रहे इसलिए राहुल कह रही हूं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ नॉलेज एज स्टैटिक, कि जो रचनावादी कह लीजिए आप इसको, नहीं तो प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कक्षा कहेंगे, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होगी। जॉन डुईस की बात करते हैं, ट्राइपोलर एजुकेशन भी दिया है इन्होंने, है ना, साथ साथ ये भी पढ़ लेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं साथ में बता के चलती हूँ, इसलिए टाइम लगता है हमारे सेशन में। टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये ट्राइपोलर शिक्षा है, त्रिध्रुवीय शिक्षा। सीटेट में पूछा जा चुका है प्रीवियसली, तो पढ़ लीजिएगा। बहुत सालों से नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पूछा जा सकता। त्रिध्रुवीय शिक्षा, त्रिध्रुवीय शिक्षा, और ये जॉन डुई के द्वारा दी हुई है। जॉन डीवी भी कह देते हैं इनको। प्रोग्रेसिव या लैब स्कूल से इन्होंने शुरू किए थे शिकागो में, अमेरिका में, है ना। जॉन डीवी हिंदी में कह देते हैं, ठीक है।
1920s के अराउंड, यानी 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो एक तरफ टीचर है, शिक्षक है एक ध्रुव पे या एक पोल पर, दूसरी तरफ स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है, और तीसरी तरफ करिकुलम या फिर एनवायरमेंट है। करिकुलम या फिर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब भी आ जाएंगी। इससे पहले एक बायपोलर एजुकेशन का वो चलता था, जिसमें एक तरफ टीचर होता था और एक तरफ स्टूडेंट होता था। बायपोलर एजुकेशन बोलते थे इसको, या बायपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो ये द्विध्रुवीय है, एडम्स ने इसको दिया था कि एक तरफ टीचर है एक तरफ स्टूडेंट है। ठीक, बेसिक सी बात है, 1 मिनट में रख लोगे, बात खत्म। कहां रख लोगे? दिमाग में। देखो, तो अंजलि तो सही कह रही थी। रीजन क्या है इसका? प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ नॉलेज एज स्टैटिक प्री-पैकेज्ड इंफॉर्मेशन टू बी मेमोराइज्ड, viewing it instead as a dynamic product of active inquiry and social transaction। यानी प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान को स्थिर, रटने योग्य, पूर्व निर्धारित जानकारी के रूप में खारिज करती है, इसके बजाय इस सक्रिय अन्वेषण और सामाजिक आदान प्रदान के गतिशील उत्पाद के रूप में देखती है। यानी ये स्टैटिक या एक फिक्स मानने के बजाय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डायनेमिक मानते हैं, फ्लेक्सिबल मानते हैं। फ्लेक्सिबल होना बहुत अच्छी बात है ना, विचारों में भी, पढ़ाने में भी, ये एकदम सही बात है। इसीलिए यहां पे पहले से निर्धारित नहीं है, चेंज होता रहता है। तो राहुल भी सही कह रहा है, अंजलि भी सही कह रही है। तीसरे स्टेप पे आ जाओ भाई, राहुल अंजलि के लिए सही है या नहीं है? बिल्कुल इन्हीं के बारे में बात हो रही है, रीजन इसी के बारे में है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी तीसरी बात के बारे में बात कर रहा हूं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में ही बात हो रही है। तो इसके बीच में चाहे आप बिकॉज लगा लो, तो बोथ सही है। और जब बोथ सही होते हैं तो 90% चांस होते हैं कि आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। बहुत कम परसेंट, 10% से भी कम क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि दोनों सही हैं और ये व्याख्या नहीं कर रहा। लेस देन 10% क्वेश्चंस में होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता कि ए ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं, ऐसा तो है नहीं। चलिए खैर, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा क्या कहते हैं। हम कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, है ना। देखिए फटाफट से। हेलो हेलो मुनव्वी, मानवी, एक तो इतने खतरनाक आप लोग वो रखते हो यूजर नेम्स। फटाफट से बताओ, अब स्पीड पकड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। असर्शन रीजन अगेन क्या है? असर्शन रीजन, कमिंग ऑफ एज और मिनार्क इज सेलिब्रेटेड इन सर्टेन कल्चर्स व्हाइल इट इज केप्ट अ सीक्रेट इन अदर कल्चर्स। यानी कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के रूप में मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है, यानी सीक्रेट रखा जाता है। यानी लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना या लड़कों में प्यूबर्टी का शुरू होना कुछ कल्चर्स में क्या है? सेलिब्रेशन के रूप में, कुछ कल्चर्स में एकदम छिपा करके रखा जाता है कि किसी को पता ना लग जाए, है ना। पीरियड का है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना। ये बात सही है? हाँ सही है। कल्चर के हिसाब से चीजें, कल्चर जो है इंपैक्ट करता है डेवलपमेंट को। रीजन क्या है? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अनफोल्ड डिफरेंटली फॉर चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यानी जो बच्चों के बचपन के अनुभव हैं, या चाइल्डहुड बोल लीजिए इसको, या आप कह लीजिए डेवलपमेंटल स्टेजेस के जो अनुभव हैं, वो अनफोल्ड होते हैं डिफरेंटली, हर बच्चे के लिए अलग तरीके से। फॉर चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से बच्चा आ रहा होता है, उसके आधार पे बचपन का अनुभव अलग अलग होता है, अलग अलग बच्चों के लिए। इसीलिए डेवलपमेंट की एक स्टेज, इसको चाइल्डहुड लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना सिर्फ चाइल्डहुड तक की बात हो रही है। फिर आप कहेंगे ये तो टीनेज में होता है, कुछ केसेस में 12 साल की उम्र में भी हो सकता है, तो 12 साल तक भी चाइल्डहुड ही रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट समझना है। तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया क्योंकि बचपन लिख दिया है। तो बचपन की जो अवधारणा है वो सार्वभौमिक ना होकर के सामाजिक सांस्कृतिक है। स्टेज बेशक हमने बना दी है कि भाई 6 से 12 ये है, 12 से 18 ये है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है बचपन का वो सोशियो कल्चरली, या कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग, रचनावादी लोग कहते हैं कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हर बच्चे का बचपन का अनुभव सेम नहीं है। एक 6 साल का बच्चा जो गुब्बारे बेच रहा है सड़क पे और आपके घर का 6 साल का बच्चा, दोनों का बचपन सेम नहीं है। तो ये सोशियो कल्चरली निर्मित है जो कॉन्टेक्स्ट है बचपन का। तो कहीं पे तो वो सेलिब्रेशन है, कहीं पे छिपाया जा रहा है। तो ये इसके बारे में ए भी सही है, आर भी सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है ए की, जो कि अभी हमने आपसे बात भी की कि 90% चांस है कि अगर दोनों सही निकल जाए कि इसी के बारे में बात कर रहे हो। सिर्फ 10% क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये सही नहीं होता, आर जो है नॉट करेक्ट होता है, अगर दोनों करेक्ट हो तो। खैर इस पे अलग से चर्चा कल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द डेमोक्रेटिक फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमिक changes must a school implement to accommodate a child with locomotor and visual impairment।
यानी समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो एक बच्चा लोकोमोटर इंपेयरमेंट क्या होता है, चलने फिरने में, लिम्स में दिक्कत है, हाथ पैरों में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और दृष्टिबाधित बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, उनको समायोजित करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करेंगे। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप क्या करते हैं, बच्चे में चेंज नहीं करते, सिस्टम में चेंज करते हैं। पढ़ लिया ये? चलो पढ़ लिया तो बताओ, नहीं तो मैं थोड़ी सी ज्ञान गंगा आपको आपकी तरफ भेज देती हूँ कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सबको, हर बच्चे को, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, हर तरह का बच्चा सीख सकता है, इसमें आप सिस्टम में चेंज करते हो ना कि बच्चे में। किसमें चेंज करते हो? सिस्टम में चेंज करते हो ना कि बच्चे में। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। व्यवस्था में परिवर्तन करते हो, बच्चे में नहीं। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं पैदा किया माँ बाप ने। हालांकि आजकल ऐसा ही होता है, करते हैं लोग, बट दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। पेडागोजी क्या कहती है कि सिस्टम को परिवर्तित करो। बच्चे को अगर देखने में दिक्कत है तो ऐसा थोड़ी उसकी आंखें लगा दोगे आप अपनी तरफ से, या फिर उसको चलने में दिक्कत है तो ऐसा थोड़ी कि आप कहोगे नहीं नहीं हम तो क्लास 3rd फ्लोर पे लगाएंगे और सीढ़ियों से लगाएंगे, ना तो रैंप बनाएंगे ना लिफ्ट लगाएंगे। तो इसका मतलब सिस्टम में चेंज नहीं करना चाह रहे, बच्चे में चेंज करना चाह रहे हो, जो कि गलत है। तो सिस्टम में चेंज करना है, इंस्टीट्यूशन में चेंज करना है। पूछा है जो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, देखने में दिक्कत है, और जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, उसके लिए क्या चेंज होंगे। पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग फिजिकल बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रैंप्स विद हैंड रेल्स एंड टेक्सचर्ड टेक्सटाइल पाथवेज। यानी कि आप बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा बनाएंगे, बैरियर फ्री, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैरियर फ्री रहे, बैरियर ना बने इंफ्रास्ट्रक्चर के। एक बच्चा है जिसको चलने में दिक्कत है तो उसका क्लासरूम 4th फ्लोर पे, वो बैसाखी से आता है या व्हील चेयर से आता है, और स्कूल में सीढ़ियां हैं, ना तो रैंप बना हुआ है और ना लिफ्ट है। तो रैंप बनाएंगे ताकि बाधा मुक्त हो सके वो जो लोकोमोटर एबिलिटी वाला बच्चा, और जिसको देखने में दिक्कत है उसके लिए टेक्सचर्ड टैक्टाइल पाथवेज, यानी ऐसी बनावट वाले जो स्पर्शनीय मार्ग, जिनको स्पर्श करके, टच और फील करके वो चढ़ पाए, बच्चा वहां तक पहुंच पाए। तो बात सही है, दोनों की जो जरूरतें पूरी हो गई, राइट है ये, तो यही करेंगे। फिर है बी ऑप्शन, एडवाइजिंग द पेरेंट्स टू ट्रांजिशन द चाइल्ड इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्कूल। एकदम बकवास बात है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है कि इस बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेज दो, जहां ब्लाइंड स्कूल में भेज दो अगर देख नहीं पाता, नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये हर बच्चे को एक क्लास में सिखा पाएंगे आप। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, मॉडिफाइंग द एग्जामिनेशन फॉर्मेट बाय ऑफरिंग ऑडिटरी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स टाइम एंड द सपोर्ट ऑफ अ स्क्राइब। यानी एग्जामिनेशन सिस्टम में फॉर्मेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स टाइम देंगे, बच्चे को ज्यादा सुनने वाले यंत्रों पे फोकस करेंगे ताकि सुन भी पाए, और एक स्क्राइब की सपोर्ट भी देंगे जरूरत पड़ने पे। बात तो सही है। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड टू अंडरगो स्पेशलाइज्ड अडेप्टिव ट्रेनिंग इंडिपेंडेंटली बिफोर ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। कि आप उसको मेन स्ट्रीम क्लासरूम मतलब नॉर्मल क्लासरूम, रेगुलर क्लासरूम में ला रहे हो तो बच्चे में चेंज करके लाओ, गलत है। फर्स्ट और थर्ड ही यहां सही लग रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड आपका सेकेंड ऑप्शन में सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 39% लोग। मतलब इसमें गलत कैसे कर पा रहे हो आप लोग, हो कैसे पा रहा है गलत आपसे, मुझे ये जानना है बस केवल। अच्छा ये ऑप्शन इधर पहुंच गया ना, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड आना चाहिए, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, हाँ 4 ये इसका है, देखो जो भी फोर्थ जवाब दे रहा है ना, तो ये फोर्थ, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो फोर्थ से इधर चला गया है, ये आपको पूरा शायद दिख भी नहीं पा रहा है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन ही होगा। इंग्लिश की तरफ देख लिया करो, ये पेपर में भी लिखा होता है कि अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाएगा, ट्रांसलेशन में भी इवन कोई गड़बड़ है तो हर एग्जाम में लागू होती है बात। 9th का सेकंड ऑप्शन हो गया। मैं भी देखो इतना कम कैसे जवाब दे पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एट विच स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू पार्टिसिपेट इन गेम्स with rules, develop their athletic abilities and logical thought process also increases, their logical thought process also increases though it is restricted to concrete experiences। मतलब क्या है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। यानी लॉजिकल एबिलिटी, किस चीजों के बारे में, ठोस अनुभवों के या मूर्त अनुभवों के बारे में लॉजिक आ जाता है। कहां की बात हो रही है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की। और खेलों में भाग ले रहे हैं, यानी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वाली एज है तो खेलों में खूब भाग लेते हैं, मोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं 6 से 12 वर्ष या 7 से 11 पे आजे की माने तो, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के लिए लॉजिक। अब यहाँ पे ना तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लिखा है ना लेटर चाइल्डहुड लिखा है, तो फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां लेटर चाइल्डहुड ना लिखा हो तो आप मिडिल चाइल्डहुड को ही लेटर चाइल्डहुड मान सकते हैं। उसी को बीच में ये क्या करते हैं, यहीं से 6 से 8 मान लेंगे, 5 से 8 या 5 से 11 मान लेंगे, तो वही स्टेज हो जाती है ये
कि मध्य बाल्यावस्था में, क्योंकि ये इसमें बच्चा खेलता तो है, प्ले एज तो है, अर्ली चाइल्डहुड, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हो जाएगा, वो बेसिक खेल खेलता है अपने, क्योंकि अभी मोटर डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, उछलना कूदना दौड़ना भागना उतना स्ट्रांग नहीं हुआ जितना मोटर डेवलपमेंट यहाँ होगा मिडिल चाइल्डहुड में या लेटर चाइल्डहुड में। और कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के लॉजिक आया तो ये तो 100% फिर यही होगा, अर्ली में हो ही नहीं सकता। एडोलेसेंस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता, अमूर्त चीजों को लेकर के क्षमता आ गई है। बेशक बाकी चीजें भी होती है, एथलेटिक एबिलिटी वहां भी रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती, लेकिन जनरली जब एथलेटिक एबिलिटी की या खेलने कूदने की बात करता है, इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की, तो ये टास्क लेटर चाइल्डहुड का है, जिसकी बात एरिक एरिक्सन भी करते हैं। बाकी ये सेम क्वेश्चन अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता तो एडोलेसेंस हो जाता, अगर यहाँ कॉन्क्रीट लॉजिक की जगह एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता तो अमूर्त लिखा होता। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट में क्या अंतर है? कॉन्क्रीट वो चीजें जिनको टच एंड फील किया जा सकता है, जैसे ये पेन क्या है, कॉन्क्रीट है, मूर्त है, ठोस अनुभव है। मैं कहूं प्रेम के बारे में सोचो तो वो आपके दिमाग में है, अमूर्त है, जरूरी नहीं है कि उसको आप दिखा पाओ, है ना। हनुमान जी नहीं हो अनटिल अनलेस, तब तक तो नहीं हो पाएगा, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं दिखा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, समझ गए ना, वैसे दिल चीर के नहीं दिखा सकते ना आप, वो कॉन्क्रीट हो जाएगा फिर, जैसे ही वो पिक्चर दिखा दे रहे हैं सीता और राम की, मतलब जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं स्टोरी में भी करते हैं। चलिए बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। टाइम देख के कहाँ पढ़ाई होती है, पेपर आने पे तो बस पढ़ाई होती है। चलिए देखिए, तो जिस समय हो जाए शुरू उस समय अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन अ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व मल्टीपल कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ऑफ ट्राइंगल, measures their angles and then formulate the general rule that the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree, the teacher is utilizing the dash method of teaching। यानी जब एक प्राथमिक विद्यालय का गणित शिक्षक छात्रों को यानी गणित शिक्षक है प्राथमिक विद्यालय का 1st to 5th क्लास का, छात्रों को त्रिकोण के कई ठोस उदाहरणों का या मूर्त उदाहरणों का निरीक्षण करने के लिए कहता है, उनको उनके कोणों को मापने और फिर सामान्य नियम बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। एक एक शीट दे देता है पेपर की कि जहां पे वो राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर सके या एंगल समझ सके अलग अलग ट्राइंगल के, और फिर बाद में बताता है कि एक त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो शिक्षक शिक्षण की कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है, ये मैथमेटिक्स की पेडागोजी में भी पूछ लिया जाता है, और बहुत ही क्या कहूं इसको, अब कोई और वर्ड समझ नहीं आ रहा तो कह सकते हैं किस्मत खराब हो आपकी, तो पूछ सकता है सीडीपी में भी। जनरली वैसे नहीं पूछता है ना, किस्मत से मेरा मतलब है प्रोबेबिलिटी की बात है यहाँ पे, कि संभावना हुई तो बहुत ही कम संभावना है जिसकी, है ना। इंडक्टिव डिडक्टिव अगर मेथड पूछने लग जाए तो मैथ्स पेडागोजी में तो सीटेट में पूछ लेता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया 54% लोगों ने, ये इंडक्टिव लॉजिक है, आगमनात्मक विधि है ये। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड है, सॉक्रेटिक मेथड कहते हैं इनको, नहीं सॉक्रेटिक मेथड तो डायलॉग है, क्वेश्चन आंसर एरिस्टोटल ने दिया था इनको, अरस्तु ने। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से आए थे, बाद में हम टीचिंग में मेथड में यूज कर लेते हैं इसको। एनालिटिक और सिंथेटिक नहीं है ये, रोट एल्गोरिथमिक नहीं है, देखिए क्योंकि रट नहीं रहे हो आप। डिडक्टिव तब होता जब पहले रूल बता दिया होता कि भाई इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो डेफिनेशन पहले बता दी होती, परिभाषा या नियम पहले बता दिया होता, बाद में उदाहरण दिए होते, तो ये हो जाता डिडक्टिव। क्योंकि आप डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल आते हो, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है ना, लेकिन यहां पे पहले एग्जाम्पल से समझने को कहा है, ऑब्जर्व करने को कहा है, और बाद में डेफिनेशन बताई है। जैसे संज्ञा की परिभाषा बाद में बताई, पहले बता दिया कि जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं लिखो, और फिर बताया किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, डेफिनेशन परिभाषा बाद में बताई। तो जब परिभाषा बाद में बताई है इसका मतलब इंडक्टिव है, एग्जाम्पल से नियम की ओर गए हो। अगर पहले परिभाषा या फॉर्मूला बता दे बाद में आपको उदाहरण दिए जाए तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे डिडक्टिव नहीं है, पहले उदाहरण दिए गए, एग्जांपल्स दिए गए, फिर आपको परिभाषा बताई गई है कि 180 डिग्री होता है इंटीरियर, रूल बाद में बताया गया, पहले उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको ऐसे भी देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग सा उदाहरण है कि भाई हरी पत्तियां देखी आपने, बहुत सारी पत्तियों को ऑब्जर्व किया, 5-10 पत्तियां दिखाई टीचर ने, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करने को कहा, और बहुत सारे प्लांट्स देखने को कहा आपको, आपने ऑब्जर्व किया अपने आसपास, फिर एक फॉर्म करने को कहा, एक जनरल रूल, एक सामान्य नियम बताओ। तो बच्चों ने सोचा यार सारे प्लांट्स में क्या समानता थी, तो बच्चों ने बताया हरे रंग की होती हैं पत्तियां, जो है सारे पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, आमतौर पे हरे रंग की होती हैं, कोई सूख गई बात अलग है, वो एक अलग कहानी है। तो सूखी पत्तियां वो बताएंगे अलग कलर की होती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पौधों की पत्तियों को देखा, ऑब्जर्व किया, एग्जाम्पल्स देखे बहुत सारे, उसके आधार पर एक नियम बनाया, एक पैटर्न फाइंड आउट करके। बच्चे यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे भी नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि इंडक्टिव मेथड का हम इस्तेमाल करें। डिडक्टिव मेथड थोड़े बड़े बच्चों पे ज्यादा लागू होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि समय बचाना हो तब
मैथ्स में, ग्रामर में आप जनरली डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हो कि सीधा नियम बता दो, बाद में उदाहरण दो, ठीक है ना। तो ये आपने जब 4 बार हरी पत्तियां देखी, आपने कहा हरे रंग की होती है भाई, जो ये है। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड में सिंपल आपको बता दिया, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, कि जनरल रूल है कि भाई सभी एनिमल्स को, इवन मनुष्यों को भी खाना चाहिए जीने के लिए। फिर आपसे कहा गया कि इस एग्जाम्पल को कहीं भी लगा के देख लो, कहीं भी फिट बैठ जाएगा। तो बच्चे मान गए हाँ ठीक है, या फिर पहले नाउन की डेफिनेशन बता दी आपको और फिर उसके उदाहरण दिए कि ये नाम है भाई आगरा, हिमांशी, दिल्ली, छोले भटूरे, ये सब संज्ञा हैं। पहले सिर्फ नाम लिखने को कह दिया और बाद में एग्जाम्पल वो बताया नियम, एग्जाम्पल टू रूल गए तो इंडक्टिव हो जाएगा, आगमनात्मक। निगमनात्मक होगा पहले नियम बता दिया जाए, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ये क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6, 3 से 6 वर्ष के बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, 3 से 6 वर्ष समझ रहे हो, 3 से 6 वर्ष तो कोई स्टेज नहीं है पियाजे की, 2 से 6 वर्ष है या 2 से 7 वर्ष है, अगर आप टू बी प्रिसाइज कहो मुझे तो, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ तो। इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहोगे, क्या कहोगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहोगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसको। और आम भाषा में जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसमें देखोगे तो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, है ना, 2 से 6 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे में डेवलप होगा या क्या सिखाना चाहिए इस उम्र में? तो बिल्कुल 73% लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखो कंजर्वेशन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, यहां बात 3 से 6 की हो रही है। सीरिएशन आता है 7 से 11 में। सीसीएस आपको सिंपल एक छोटी सी निमोनिक बताया हुआ है, आप इसको ट्रिक कह लीजिए, ठीक, कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, सी फॉर कंजर्वेशन, और आपका क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों इसी में आते हैं 7 से 11 में। तो ये तो हट गया। लॉजिकल एप्लीकेशन, लॉजिक तो आएगा ही सबसे पहले कॉन्क्रीट में 7 से 11 में। एक ही ऑप्शन बचता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स के माध्यम से सीखने की क्षमता, सांकेतिक निरूपण, ये 3 से 6 वर्ष में आ जाएगा कि बच्चा जो है शक्तिमान या हैरी पॉटर की झाड़ू लगा करके और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको सिंबल की तरह मान रहा है, या भाषा के माध्यम से सीख रहा है, भाषा भी सिंबल ही है कि वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वगैरह भी जानता है। चलिए खैर, तो यही सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आज मुझे लग रहा है हमने ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, असर्शन क्या है, अभिकथन, अ प्राइमरी स्कूल टीचर who assigns seating arrangements by strictly separating boys and girls is inadvertently reinforcing gender as an essentialist dichotomous construct। बहुत अच्छा सवाल, हिंदी में पढ़ेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक जो लड़कों और लड़कियों को कड़ाई से अलग बैठाने की व्यवस्था करता है, वह अनजाने में लिंग को एक अनिवार्य द्विभाजित रचना के रूप में सुदृढ़ करता है। बहुत ही प्यारा सवाल, धीरे धीरे सवाल मुश्किल भी हुए हैं आज के सेशन में, यही है पैटर्न। देखो फटाफट, 43% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं। देखो यहां पे ये कहा है इन्होंने कि एक प्राइमरी क्लास का टीचर है और जो बिना कुछ सोचे या कुछ कोई अलग कोई टास्क बेस्ड नहीं है कि किसी काम में स्पेशल नीड हो लड़के और लड़कियों की अलग होने की, बस ऐसे ही है वो अलग अलग बिठाता है कि लड़कियों की पंक्ति अलग है, सीटिंग जो अरेंजमेंट है लड़कों की अलग है। ये आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल में भी अगर कोएड स्कूल रहा होगा तो हुआ होगा ऐसा, हमारे स्कूल में भी होता था। यहाँ दिल्ली जब मैं आई तो कोएड था स्कूल, है ना, तो हमारे यहाँ भी होता था, कॉलेज में नहीं होता था ऑफ कोर्स ऐसा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ऐसा है कि कई कॉलेजेस में भी होता है कि लड़के अलग बैठेंगे लड़कियां अलग बैठेंगे, अनजाने में कहीं ना कहीं ये टीचर जो ये काम कर रहा है वो जेंडर को सिर्फ फ्लूइड नहीं देख रहा, फ्लेक्सिबल नहीं देख रहा, एक सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं देख रहा, वो कहता है कि ये तो बिल्कुल डाइकोटोमस कंस्ट्रक्ट है, यानी लड़के और लड़कियां बस दो पहलुओं में बटा हुआ है और ये बायोलॉजिकल है और सेपरेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्स कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को भी। बात तो सही है। रीजन क्या है, जेंडर सेग्रीगेटेड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एनकरेज लर्नर्स टू व्यू जेंडर डिफरेंसेस एज नेचुरल बायोलॉजिकल डिविजन्स रादर देन सोशली मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरीज। यानी इससे क्या होगा कि जब आप इतना जेंडर डिफरेंसेस को ऐसे देखोगे कि ये तो नेचुरल हैं या बायोलॉजिकल हैं, जबकि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो जेंडर है, सेक्स है, वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये अलग अलग बिठाना जेंडर बायसनेस या कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंसेस को बायोलॉजिकल रूप में देख रहा है बजाय कि सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब कई जगहों पे प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं और लड़कों को ऐसे बिठाया जाता है लड़के और लड़कियों को, फिर उन्हें बाद में लगता है जब आप कहोगे कि आपस में बात नहीं करनी है, फिर जिस दिन मौका मिलेगा वो बात नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आई मीन वो फिर नॉर्मल समझना बंद कर देते हैं एक दूसरे को। भाई अगर आपके बचपन से लड़के और लड़कियां दोस्त रहे हैं तो आपके लिए वो नॉर्मल बात है,
लेकिन जब आप देखेंगे ऑपोजिट जेंडर से बात करना, या तो घर में इतनी सख्ती थी कि ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं करने दिया, अब 25-30 साल की उम्र में कहती है मम्मी भी कि बेटा कोई लड़का हो तो देख लो। तो ऐसी रील्स आती है ना, आपने देखा है कि पहले तो आपने बात नहीं करने दिया, अब कहां से लड़का होगा? जब लड़कों से बात करना अलाउड नहीं था तो कहां से लड़का दोस्त हो जाएगा, है ना? तो ये कुल मिला के वैसी बात है कि जो लड़के और लड़कियां जहां साथ में पढ़ रहे होते हैं, ट्यूशन में होता है, तो नॉर्मल है, वो दोस्ती है। लेकिन जहां पे अलाउड ही नहीं है, तो एक दिन उनको ये नहीं लगेगा सोशली कंस्ट्रक्टेड, उनको लगेगा बायोलॉजी का ही सारा डिफरेंस है, बस सारा डिफरेंस बायोलॉजी का ही है, कि बाकी सब ही काम की चीजें, कुछ मतलब शादी करनी होती है सीधा, नहीं तो नॉर्मल इंसान नहीं समझना होता ऑपोजिट जेंडर को। फिर उसके दिमाग में ये आ जाएगा, जो कि गलत है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अब हमारे बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, अब उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन है, हमारा समाज और बहुत सारी चीजें, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये दोनों ही बातें सही हैं, आर इसके बारे में सही से एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन, कोई कह रहा है जल्दी चल लो, चलो भाई ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्यों कह रहे हो आप लोग? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं नहीं, सही तो कह रहे हैं ये। फिर से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। असर्शन क्या है? A primary school teacher who assigns seating arrangements by strictly separating boys and girls is inadvertently reinforcing gender as an essentialist dichotomous construct। यानी द्विभाजित रचना है। जबकि आज अगर आप देख रहे हैं तो हम जेंडर को फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्ट मानते हैं। कोई पुरुष के शरीर में होते हुए भी लड़की की तरह आइडेंटिफाई कर सकता है। ये अभी अभी हमारे लिए थोड़ा नया है, हमारे समाज के लिए, बट जेंडर एक फ्लेक्सिबल या फ्लूइड कॉन्सेप्ट है ना? तो ये यहां पे यही बात कही गई है कि आप डाइकोटोमस कह रहे हो कि बिल्कुल लड़के अलग लड़कियां अलग और ये सिर्फ बायोलॉजी से डिसाइड होगा। नहीं भाई, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, तो ये बात तो सही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो टीचर कहीं ना कहीं यही मान रहा है कि एकदम डाइकोटोमस है, यानी लड़के और लड़कियां एकदम अलग कॉन्सेप्ट है और समाज के द्वारा निर्मित नहीं है, बायोलॉजी के द्वारा निर्मित है। यही बात यहां पे एक्सप्लेन की गई है कि ऐसा करने से ये लगेगा कि जेंडर डिफरेंसेस नेचुरल है, जबकि नेचुरल नहीं है, सोशल है। लड़कियां घर का काम करेंगी, ये नेचुरल कब से हो गया? क्योंकि समाज ने बना दिया। लड़के भी तो बराबर काम कर सकते हैं। वो झाड़ू थोड़ी पूछती है लड़की ने पकड़ी है कि लड़के ने, समझ रहे हो? तो ये बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है, बायोलॉजिकल होता सेक्स अगर लिखा होता तो। ये तो जेंडर तो समाज के द्वारा निर्मित संरचना है, जिसका फायदा सब उठाते हैं। लड़के और लड़कियां या हस्बैंड और वाइफ बराबर कमा रहे हैं, फिर भी घर का काम वाइफ ही करते हुए नजर आएगी। हस्बैंड की जो भागीदारिता है वो शायद 25% भी नहीं होगी। जिन हस्बैंड्स की 25% भागीदारिता होगी उनको भी समाज ये कहेगा, अरे भाई ये तो जोरू का गुलाम है, देखो। और वो बीवी भी कहेगी कि मेरे हस्बैंड तो इतना हेल्प करते हैं घर में जिसकी हद नहीं है। जबकि दोनों बराबर कमाते हैं और ये आदमी 25% काम करता है, आधा भी नहीं करता जितना वाइफ करती है, 50% ही करता होगा। जबकि बराबर कर सकते हैं, या फिर इक्वल हेल्प हो सकती है। अब कई लोग इसमें नई नई बातें लेके आएंगे, इस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये थोड़ा इवॉल्व टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। लेकिन ये किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि समाज की प्रॉब्लम है। जिसको बेनिफिट मिल गया है तो वो भी सोच रहा है मैं क्यों घर के काम करूं, जब समाज कहता ही हुआ आ रहा है कि तुम्हें ही करने घर के काम, तो है ना? और बच्चा तो तुम्हारा, ये सिर्फ तुम ही पालो तो अच्छा है। ये सार्केज्म में कह रही हूँ, सच मत समझ लेना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग? तो यहां जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में एटलीस्ट परिवर्तन लाने की कोशिश करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना? कि जब आप जीवन जी रहे होंगे तो ये जेंडर जो है सामाजिक संरचना ही होगा, आपके लिए बायोलॉजिकल नहीं बन जाएगा कि ये काम पे लिखा हुआ है ना? चलो खैर, क्वेश्चन 14 करो फटाफट। कितने? 11:15 बज गए। हाँ, आज हमारा सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, 15 सवाल पे भी नहीं पहुंचे हम अभी 1 घंटे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अब मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम कर देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही नहीं है? आप कमेंट करके बताना, एक्सप्लेनेशन ज्यादा रखें या कम। लास्ट में एक पोल के द्वारा भी पूछूंगी आपसे, कौन सा सही नहीं है सीखने के बारे में। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं के द्वारा, यानी ग्रुप में सीखना बेहतर है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस, चेक करेंगे अभी। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 77% लोग। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, हाँ भाई, ओल्ड नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है नया ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। नया चैप्टर पढ़ाने से पहले 4 सवाल पिछले चैप्टर के पूछे जाते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बोलते हैं, आपने उसमें भी की होगी अपने लेसन प्लानिंग में, अगर टीचिंग ट्रेनिंग रेगुलर की है तो। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, जो सीखना है वो आपकी पुरानी स्कीम को रीऑर्गेनाइज करता है, रिवाइज करके पुनर्गठन ऑर्गेनाइज कर देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सीखना एक प्रक्रिया के बजाय एक उत्पाद है, ये कहना गलत है। लर्निंग एक प्रोसेस है, पहले भी बताया था, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट नहीं है, कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं है गए और खरीद के ले आए। लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे धीमे होती है, इसीलिए एक दिन क्लास लेके मैराथन देख के एक दिन पहले उससे नहीं बनेगी बात। रेगुलर पढ़ना होगा क्लासेस में, ग्रेजुअल है लर्निंग। जिसका जो लोग पास हो जाते हैं एक दिन मैराथन देख के या लास्ट के 10 दिन पढ़ के या 1 महीना पढ़ के, इसका मतलब थोड़ा उनकी समझने की क्षमता ठीक है, टीचर बहुत अच्छा मिल गया जिसने जल्दी से समझा दिया है।
है ना, मेरे टाइप का कोई, मतलब तारीफ मैं नहीं कर रही हूँ अपनी, आप ही करते हैं, मैं तो बस रिपीट कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आगे सेकंड ऑप्शन था इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ चाइल्ड हु फ्रीक्वेंटली रिवर्सेस लेटर्स बी एंड डी और वर्ड्स लाइक सॉ एंड वॉज ड्यूरिंग रीडिंग एग्जिबिट साइंस ऑफ डिसलेक्सिया। सिंपल, अगर रिवर्स कर रहा है बच्चा लेटर्स को, डिसलेक्सिया। 6 को 9 पढ़ रहा है, 100 को वॉज, गॉड को डॉग, डॉग को गॉड, वॉट एवर। वेयर अ चाइल्ड हु डिमॉन्स्ट्रेट्स परसिस्टेंट इन अटेंटिवनेस, दूसरा बच्चा है जो इन अटेंटिव है, ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा, अटेंशन टिक के नहीं बैठा पा रहा। इंपल्सिविटी, उछलता कूदता रहता, शांति से बैठ नहीं पाता। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, अगेन बेचैनी रहती है बहुत ज्यादा। तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर शो कर रहा है बच्चा। तो पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है एडीएचडी। डिसकैलकुलिया नहीं, मैथ्स की प्रॉब्लम थोड़ी है, डिसलेक्सिया है बट डिसकैलकुलिया थोड़ी है, दूसरा एडीएचडी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, डिसलेक्सिया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बात एकदम सही है। ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार। डिस्प्रेक्सिया तो चलने फिरने से रिलेटेड मोटर स्किल की प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की है, और अटेंशन में कमी एडीएचडी है, और डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स की है। तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब फटाफट से थोड़ा सा सवाल करेंगे, देखिएगा। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग, इन हिज लेग while jumping, Arun says that the rope deliberately got him out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? ये कौन सी स्टेज है जब बच्चे किस उम्र में ऐसे कारण देते हैं, तर्क देते हैं कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण खेल से बाहर होने के बाद अरुण कहता है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर बाहर किया है या आउट कराया है, रस्सी ने जानबूझ के पैर में अटक गई और बच्चा आउट हो गया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं? सेंसरी मोटर में नहीं देंगे ऐसे तर्क, क्योंकि इलॉजिकल थॉट भी कब आ रहा है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जिसको कहते हैं, या एनिमिज्म है ये साफ साफ कि निर्जीव चीज को सजीव समझना। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष पियाजे की सेकंड स्टेज है। ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, एसपीसीएफ जन्म से 2 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, सॉरी जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव। एसपीसीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, नहीं तो याद रखने की एक कहानी होती है, सम पीपल कांट फोकस, बट इतनी कहानियां याद रखोगे पेपर में, अगर सिर्फ ट्रिक से जाओगे तो ट्रिक याद करने के लिए भी एक ट्रिक चाहिए होगी फिर, ठीक है। चलिए खैर, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसको रहता है उसके लिए ठीक है भाई, किसी को याद रहता हो तो ट्रिक से करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अच्छा सवाल है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। Which of the following activities are exemplary practices of assessment as learning rather than assessment for learning or assessment of learning? Assessment as learning का उदाहरण पूछा है हमसे, सिंपल बात। A student maintaining a metacognitive learning journal to track their own understanding of fraction concepts over a semester. Own understanding यानी खुद की लर्निंग पे फोकस कर रहा है, यानी सेल्फ लर्निंग की बात होती है असेसमेंट एज लर्निंग में, जबकि ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग में टीचर इन्वॉल्व होता है आकलन में। शॉर्ट में करेंगे, अ टीचर डिजाइनिंग अ रूब्रिक विद स्टूडेंट्स, टीचर डिजाइन कर रहा है रूब्रिक यानी एक पैमाना बनाना, एक स्टैंडर्ड सेट बनाना, एक क्राइटेरिया बनाना, अलाउइंग देम टू सेल्फ असेस एंड पीयर असेस देयर साइंस मॉडल्स, खुद से और उसके पीयर्स असेस कर पाए, ये भी एज लर्निंग का ही उदाहरण है, ये भी एज लर्निंग का ही उदाहरण था, ठीक। एडमिनिस्ट्रिंग अ सरप्राइज डायग्नोस्टिक टेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ यूनिट, ये फॉर लर्निंग का उदाहरण है। असाइनिंग, क्योंकि टीचर ने डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया है, खुद से जानने की बात नहीं है, टीचर को जानना है कि बच्चे की क्या नॉलेज है। असाइनिंग लेटर ग्रेड्स टू पोर्टफोलियोज एट द एंड ऑफ द टर्म, लास्ट में ग्रेड दिए जा रहे हैं, ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एसए का पार्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, असेसमेंट एज लर्निंग भी एफए का पार्ट है। एज लर्निंग में बच्चे खुद की लर्निंग या उसके साथी समूह उसको क्या कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड कहां है, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। कितने लोग कह रहे हैं, 50% लोग। अब देखो कितना आसान सवाल था लेकिन फंस गए सबके सब। अब इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में अंतर समझ लो। ये फॉर लर्निंग की बात थी क्योंकि टीचर ने सवाल पूछा है, अभी लर्निंग होनी बाकी है। फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए आकलन किया गया है, सवाल पूछा गया है लर्निंग के लिए। ऑफ लर्निंग लास्ट में आपको ग्रेड मिल गए, फाइनल बात खत्म हो गई। जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछ रही हूं और लास्ट में पूछा कितने नंबर आए, तो वो नंबर इसलिए नहीं है कि आपके फाइनल ग्रेड वही लग जाएंगे, या बीच में ये सवाल पूछा फिर एक्सप्लेन किया, तो ये फॉर लर्निंग है। सीटेट के जो फाइनल नंबर होंगे वो ऑफ लर्निंग है, जब आप खुद से मॉक लगा रहे हो वो एज लर्निंग है। सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों तो होने से रहे, ये भी एज लर्निंग है क्योंकि टीचर ने डिजाइन किया है, लेकिन डिजाइन किसके लिए किया है कि बच्चे खुद से खुद का मूल्यांकन कर सकें। तो ये भी ध्यान रखना है, बेशक टीचर नहीं होता एज लर्निंग में, लेकिन ऐसे ही रट्टे नहीं लगाने
कि कीवर्ड याद रख लिया कि टीचर नहीं होगा, वो कीवर्ड तो सही है बट क्वेश्चन ने पूछा क्या ये तो देख लो सरकार, ठीक है ना बात। तो फर्स्ट और सेकंड सही हो गया, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसको, सीखने का आकलन कब होगा, बाद में आफ्टर द लर्निंग होगा ये, है ना। ऑफ लर्निंग जो है समेटिव असेसमेंट में आता है। फॉर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर जांचने के लिए, टीचर इंप्रूव करेगा लर्निंग या डायग्नोस करने के लिए कि क्या इशू है, तो फॉर लर्निंग का इस्तेमाल होगा। और बच्चा खुद से खुद का आकलन कर रहा है, सेल्फ या उसका दोस्त कोई आकलन कर रहा है उसका, तो वो एज लर्निंग है। जब लर्निंग के साथ साथ जब आप स्वयं खुद से टेस्ट लगा रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कुछ, तो वो एज लर्निंग है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी है वो बढ़ाई है, तो शुरू के 4 क्वेश्चन देख के ये मत सोचना कि नहीं नहीं आसानी है क्वेश्चन, अब पता लग रहा होगा जो लोग टिके हुए हैं अभी तक। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल मैडम, आई लाइक इट वेरी मच। भाई हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बस बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम लोग। 10वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, घोर हिंदी मीडियम में, साइंस में विज्ञान पढ़ती थी, थोड़ा सा एफर्ट किया है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 18, और कोई बुरी बात नहीं है हिंदी में पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं हम लोग। असर्शन यानी अभिकथन, रीजन यानी कारण। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित क्षण नहीं होता कि ये डिफाइन कर दोगे आपके इस दिन बच्चा बड़ा हो गया, कि अब वो 11 साल का हो गया या वो 13 साल का हो गया, अब तो वो टीन बन गया। टीन मतलब वो वाले टीन का डब्बा नहीं, एडोलसेंट, टीनेजर, समझ रहे हो, तो उसमें सारे गुण वही आ जाएंगे जो एक टीनेजर में हैं। ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ या एकदम से उसकी दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, जिस दिन 12 साल का हुआ तो अचानक से दाढ़ी मूछ आ गई, धीरे धीरे प्रोसेस है ना वो तो, ठीक है। तो ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित क्षण नहीं होता, एक मूवमेंट नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, कि भाई 12 साल हो गए आपको, या आप 7 साल की उम्र में 6 साल के हो गए हो आज, तो लेटर चाइल्डहुड में आ गए। ये हम स्टेज में बांट दिया है हमने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड या कोई भी स्टेज जो है ये सब सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्मित। अभी बताया ना, दोनों बच्चों का बचपन सेम नहीं हो सकता 6 साल के, तो ये समाज के द्वारा निर्मित है। जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है, एडोलसेंस का भी, वो स्टेजेस में समझने के लिए हमने बेशक बांट लिया हो। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ये बात भी इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि जो डिसकॉन्टिन्यूअस मानते हैं प्याजे कोहलबर्ग टाइप के लोग, जिन्होंने 4 स्टेजेस दी हुई है कि जन्म से 2 में इतना, फिर 2 से 6 में इतना, और फिर 6 से 12 में इतना, तो ये कहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। या एक जन्म से 2 वर्ष होते ही ये कहेंगे आप दूसरी स्टेज में आ गया, प्री ऑपरेशन में आ गया, 2 वर्ष का हो गया तो। लेकिन वाइगॉत्स्की कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, और ये बात भी इसी के बारे में कि विकास तो सतत है, निरंतर चलता रहता है, कोई एक दिन नहीं है जिस दिन वो दूसरी स्टेज में अचानक से पहुंच गया और सब बदल जाएगा, ठीक है। ये सामाजिक संरचना है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है, क्या गलत है इसमें? कुछ भी गलत नहीं है। 80% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं, वेरी गुड। मुझे उम्मीद कम थी, मुझे लगा था आप गलती करोगे इसमें। डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस अगर पूछा होता तब ये बात सही हो जाती कि एक डिफाइनेबल मूवमेंट होता है जब बच्चा नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी अनिरंतर है विकास। ये जो स्टेजेस आप देख रहे हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है कि स्टेजेस में टूट के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि विकास होगा नहीं, हमेशा चलेगा जीवन पर्यंत, लेकिन अनिरंतर है, यानी स्टेजेस में डिवाइड होकर के चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई ये प्री नेटल स्टेज है, ये स्कूल एज आ गई, अब ये एडोलसेंट आ गई, बुढ़ापा आ गया, तो ये प्याजे भी कह रहे हैं ना स्टेजेस में टूट के चलता है। कोहलबर्ग जो भी स्टेजेस देता है वो कहता है विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। वहीं वाइगॉत्स्की ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस नहीं बांटी डेवलपमेंट की, भाषा की 3 स्टेजेस दी हैं, दैट इज डिफरेंट। इतनी बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन है इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स एट द पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओवर कॉन्क्रीट सोशल लॉज इवन इफ इट लीड्स टू लीगल नॉन कंप्लायंस, यानी लीगली हो सकता है वो आपकी बात ना मान रहे हो, लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के, उत्तर पारंपरिक स्तर पे जब व्यक्ति होता है, जो हाईएस्ट लेवल है, और इसमें वो अपने पर्सनल एथिक्स कि अगर अन्याय हो रहा है तो वो जेंजी की तरह कहां सड़कों पे उतर जाएगा। क्यों? ये नियम नहीं है कि आप वहां के नियम हो सकता है कई वायलेट हो रहे हो, बट क्योंकि नियम समाज के लिए बने हैं और उनको बदला जा सकता है अगर वो ज्यादा लोगों की भलाई नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक राइट है कि इस्तीफा मांगा जा सकता है। ये किसी पार्टी के बारे में नहीं, कोई भी पार्टी होती है और ये हो रहा होता तो ये किया जा सकता था, लोकतंत्र है ना।
और ये जब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो फिफ्थ स्टेज है, कोई एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए तो वो सिक्स्थ स्टेज पे है, और लेवल दोनों का 3 ही है पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहां पे जो नियम है उनके भी पार चले जाओगे आप अपने एथिक्स के लिए। पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशन के बाहर, सोसाइटी के परे। रीजन क्या है इसका? पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग इज डिफाइंड बाय एन एब्सोल्यूट रिजिड ओबीडियंस टू सोसाइटल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये तो फोर्थ स्टेज है कि भाई ये तो उल्टी बात कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि यहाँ पे नियम मानने ही होंगे, रिजिड है नियम। नहीं, ये कह रहे हैं फ्लेक्सिबल है, बदल सकते हैं अगर समाज का भला नहीं हो रहा उन नियमों से। जैसे किसान बिल वापस लेना हो तो नियम बदले गए क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है जिनका भला उससे नहीं हो रहा और वो सामने आए। मेरी इसमें अपनी राय पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो मॉरलिटी के विषय में कोलबर्ग की थियरी कहती है उसके मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल्स, है ना। मेरा इसमें पर्सनल मैटर नहीं है, ये समझने वाली बात है, देखिएगा। तो ये तो गलत हो गया, इसके बारे में ये सही नहीं है। पोस्ट कन्वेंशनल में नहीं होता ऐसा, कन्वेंशनल में होता है। पोस्ट हटाओ तब सही होगा ये, तो ये तो गलत हो गया। तो जब गलत ही हो गया तो बोथ का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, बोथ तो कुछ भी हो ही नहीं सकते, बोथ वाला तो ऑप्शन ही हट जाएगा जैसे कोई एक गलत हो गया, है ना, गेम ओवर हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है बट आर फॉल्स है। 64% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। रट्टे मत लगाया करो, कितना समझाऊं मैं आपको, है। बोथ एन आर कैसे सही हो जाएंगे? अगर यही तो बात है, अगर आपने वही रट्टा लगा लिया कि हाँ ये भी ट्रू ये भी ट्रू सब ट्रू है, फिर तो रट्टा भी क्यों लगाना है? ट्रू ट्रू और बिकॉज भी क्यों करना है जब आप कह ही रहे हो? तो फिर तो सिंपल है, फिर तो आप सोच ही लो कि यही होगा जब आप, भाई अगर इन दोनों में से कोई भी गलत निकल गया तो ए एंड आर बोथ राइट हो ही नहीं सकते। शर्त ये है, बिकॉज तब लगता है जब आपके ये दोनों सही हो, ए और आर। समझ रहे हो? ए सही है, आर गलत है। 73% लोग लगे हुए हैं वही जवाब देने में, रट्टा नहीं लगाना है। फिर मैं क्यों पढ़ूं ये क्वेश्चन? अगर सबको ए एन आर और बोथ ही सही करना हो तो फिर तो वही मान ले हम। ये कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की यानी सही और गलत नैतिकता की का सिद्धांत है। प्री कन्वेंशनल लेवल जिसमें पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा आज्ञा का पालन करता है। टिट फॉर टैट होता है स्टेज 2 में। गुड बॉय नाइस गर्ल है थर्ड में। लॉ एंड ऑर्डर, समाज में नियम फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते हैं, नियमों का पालन होना चाहिए चाहे कुछ हो जाए, रूल्स आर रूल्स। ये फोर्थ स्टेज है कन्वेंशनल लेवल की। हालांकि इनकी थियरी जिस दिन आएगी, कोई सवाल आएगा तब मैं डिस्कस करूंगी, यही सवाल था वैसे। पोस्ट कन्वेंशनल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, समाज में नियमों को बदला जा सकता है अगर वो भलाई नहीं कर रहे हैं किसी की। यूनिवर्सल एथिक्स, आप एक व्यक्ति भी समाज या दुनिया के खिलाफ जा सकता है अगर उसको लगता है कि गलत हो रहा है, तो इनजस्टिस हो रहा है। तो पोस्ट कन्वेंशनल में जो मॉरलिटी, अब ध्यान रखिएगा तीनों लेवल है। प्री कन्वेंशनल में जीरो मॉरलिटी है, बच्चे का खुद का कोई सही गलत नहीं है। वो कहेगा जिस चीज से मेरी पिटाई ना हो वो बढ़िया है, जिसमें मेरा फायदा है। मुझे अगर पॉकेट मनी मिल रही है बाहर से, मम्मी के लिए या किसी व्यक्ति, कोई आस पड़ोस का अंकल भी कहे कि नहीं बेटा जाके जो है सिगरेट ले आओ दुकान से, अब उसको 5 रुपए तुम्हें भी मिलेंगे खाने को। अब घर वाले बाद में बताएंगे ना जब पनिशमेंट मिलेगी कि ये काम नहीं करना था किसी के लिए, तो लेकिन उसके लिए तो वो सही है क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज है, टिट फॉर टैट है ना। एनीवे आते हैं तो खुद की मॉरलिटी जीरो होती है, स्वयं की मॉरलिटी जीरो होती है प्री कन्वेंशनल में। 4 से 10 वर्ष की उम्र है, कोई ज्यादा उम्र है नहीं। फिर 10 से 13 में ये आ जाएगा, 13 प्लस में पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा। एज उतनी मैटर नहीं करती बट फिर भी यू शुड बी नोइंग दिस। 3 लेवल्स की जब हम बात कर रहे हैं, स्टेज 3 तो गुड बॉय नाइस गर्ल, तो इसमें समाज सोसाइटी सही गलत तय करती है। मॉरल प्रिंसिपल या मॉरल डेवलपमेंट सोसाइटी के हिसाब से। यहाँ पे खुद की जीरो मॉरलिटी, कोई सही गलत नहीं है। यहाँ पे जो समाज में सही है वो सही है, जो समाज में गलत है वो गलत है। जैसे मेरी मम्मी जो है सोशियोलॉजी में मास्टर्स हैं, तो उनको वो सिंपल हमें बचपन से ये कहती आई हैं, जब हम कहते थे थोड़े टीनेजर्स होते हैं तो बहस करने लगते हैं, बात करते हैं, जवाब देते हैं, रीजन करते हैं कि गलत क्या होता है, तो उनका सिंपल डेफिनेशन है सोसाइटी वाली ही कि जो समाज में सबके सामने नहीं किया जा सकता या जो समाज में हमें झूठ बोलना पड़े जिस बात पे, वो बात गलत है। मेरी डेफिनेशन ये नहीं है ऑफ कोर्स, तो ये सोसाइटी से ली हुई उनकी डेफिनेशन है। उस एज के लोग ऐसे ही सोचते हैं, या उस जनरेशन के लोग, या हम में से भी कई लोग सोचते होंगे, क्योंकि ये वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में है। ये मॉरलिटी सारी कन्वेंशनल मॉरलिटी है, ये समाज के हिसाब से सही गलत तय होगा। पोस्ट कन्वेंशनल यहां पे सेल्फ के नियम हैं जो शायद मैं और आप कई बार सोचते होंगे। यहां पे सेल्फ की मॉरलिटी है, समझ रहे हो? चलिए खैर, कोई कह रहा है रीड द क्वेश्चन इन हिंदी, हिंदी में भी पढ़ लेंगे भाई। अच्छा यही वाला क्वेश्चन है वैसे भी। उत्तर पारंपरिक चरण के व्यक्ति ठोस सामाजिक कानूनों के बजाय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल सही बात है। उत्तर पारंपरिक नैतिक तर्क को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक नियमों और संस्थागत प्राधिकरण की पूर्ण कठोर आज्ञाकारिता परिभाषित किया गया। नहीं नहीं भाई, ये पारंपरिक है। उत्तर नहीं लगा होता तो सही हो जाता, गलत है। ठीक तो है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20। आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर।
आलोक एक बच्चा है, व्यक्ति है, एक व्यवहार दर्शाता है। व्यवहार क्या है? होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, यानी टेढ़ी तिरछी गर्दन करके पढ़ने की कोशिश कर रहा है। स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आईज, आंखें मल रहा है बार बार। फ्रिक्वेंटली पलकें झपका रहा है। रेडनेस और स्वेलिंग आ रही है आंखों में, लाल हो रही है आंखें या थोड़ी स्वेलिंग है, सूजन है। कंफ्यूजिंग लेटर्स को कंफ्यूज करके पढ़ रहा है। दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल। ये किसके प्रभावी संकेत हो सकते हैं? बताइए कवि क्या कहना चाहता है? आलोक एक बच्चा है, आलोक एक बच्चा है, आलोक ही होगा ये, कि निम्नलिखित व्यवहार में कौन सी स्वास्थ्य समस्या के लक्षण नजर आ रहे हैं? एज अ टीचर आपको ये सब भी तो देखना है ना, कि बच्चा असहज स्थिति में उल्टा टेढ़ा करके कभी बार बार खड़े हो रहा है, पीछे से बोर्ड पे देख रहा है, ज्यादा किताब पास लाने की कोशिश कर रहा है, स्वेलिंग है, आंखें रेड हो रही हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहा, बार बार पलकें झपका रहा है। तो ये सब विजुअल इंपेयरमेंट की दिक्कत, इंपेयरमेंट भी मत कहिए, विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उसको आई टेस्ट कराने के लिए कहेंगे, या फिर पेरेंट्स से बात करेंगे, अगर चश्मा लगना है या कोई और दिक्कत है तो वो पता लगेंगे। सीधा सीधा ये नहीं कह देना है ऐसी स्थिति में कि ये तो डिसलेक्सिया हो रहा है इस बच्चे को। बाकी सिम्टम्स भी हैं डिसलेक्सिया में, तो वो रिवर्स पड़ता है, या फिर 6 को 9 पढ़ लेगा, बी को डी पढ़ लेगा, डिफिकल्टी वहां भी है पढ़ने में, लेकिन इसमें बाकी सिम्टम्स को देखें अगर, वो तो अच्छा है कि यहाँ पे डिसलेक्सिया लिखा नहीं है, नहीं तो आप में से कई लोग डिसलेक्सिया कह देते। विजुअल प्रॉब्लम्स, दृष्टि संबंधी समस्याएं, कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर नहीं है ये, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम नहीं है कि भाषा को समझ नहीं पा रहा, वो आंखों से रिलेटेड समस्या हमें साफ साफ दिख रही है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं है, ऑटिज्म में बार बार रिपीट करता है सेम चीज को, सेम बात को बच्चा। और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो जब सवाल आएगा तब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 9 सवाल और हैं। आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। आप मुझे बताइएगा क्लास के बाद कि ऐसे ही रखें या थोड़ा कम कर दें। देखिएगा, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, इसको पहचानना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है। ये पूरा जो वाक्यांश है या पूरा पैराग्राफ है, स्टेंजा है। इन मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर कंसिडर्ड कंप्लीटली आइसोलेटेड, यानी संज्ञान और संवेग जो हैं उनको अलग अलग मानते हैं हम मॉडर्न डे में। इंडिपेंडेंट डोमेन्स वेयर अ चाइल्ड्स इमोशनल स्टेट क्या है? इंटेंस टेस्ट एंजाइटी, बच्चे को पेपर से पहले एंजाइटी हो रही है, ये उसका इमोशंस हैं कि एंग्शियस फील कर रहा है वो। हैज एब्सोल्युटली नो बाई डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस, कि इसका प्रभाव पेपर पे नहीं पड़ेगा। ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक मेमोरी, रिट्रीवल एंड अटेंशन स्पेन। कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, ये याद करना दिमाग वाला काम है, फील करना दिल का काम है। दिल और दिमाग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। गलत कह रहे हैं, ये सवाल में गलत कहा गया है कि मॉडर्न डे में या आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान ये थोड़ी कहता है कि ये दोनों अलग हैं। संज्ञान और संवेग पूरी तरह से अलग नहीं है। इंडिपेंडेंट एक ही केस में जब एक व्यक्ति का नाम आए कि जेजोंग के अनुसार, तो जेजोंग के अनुसार तो ये अलग हैं, अदरवाइज किसी और के अनुसार ये, या ओवरऑल साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे तो ये इंटर रिलेटेड हैं, बाय डायरेक्शनल हैं, इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा फियर फील कर गए या एंग्जाइटी फील कर गए तो हो सकता है जो आपको आता हो वो भी गलत कर दो आप पेपर में। होता है ऐसा कई बार जिनको एग्जाम एंग्जाइटी होती है, मुझे खुद थी, मुझे पता है। तो जब इमोशन अगर हाई हो गया बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, अगर एक्साइटमेंट का इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन फील कर रहे हो कि हाँ पेपर एक्साइटमेंट है, चलो काम खत्म होगा, आज तक जो तैयारी की थी या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा, ये सब पॉजिटिव बातें हैं। अगर पॉजिटिव इमोशन फील कर रहे हो तो पॉजिटिवली पेपर करोगे। अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या फियर कर रहे हो तो जितना आता है मेमोरी भी आपकी काम नहीं करेगी, रिट्रीव भी नहीं कर पाओगे, इन्फॉर्मेशन जो याद होगा वो ध्यान भी नहीं लगा पाओगे, टाइम पे पढ़ भी नहीं पाओगे, ज्यादा टाइम लगाओगे पेपर में। तो ये बात तो फॉल्स है कि भाई इन दोनों कोई आपस में रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता, कहलाता है, असत्य कहलाता है ये रिश्ता, ठीक है ना। ये गलत है। सिर्फ जेजोंग नाम लिखा हुआ व्यक्ति का उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट है, बाकी नॉर्मली हम मानते हैं इंटरट्वाइंड है। कॉग्निशन और इमोशन, सी और ई जो है यहाँ पे, चलो इसी सवाल पे आपको बता देती हूँ। कॉग्निशन और इमोशन जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपके इमोशंस कॉग्निशन को, कॉग्निशन इमोशन को, है ना। ठीक है जी, चलिए खैर आ जाइए। 22वां सवाल क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी, यानी एनवायरमेंट से जो भी आपको मिला, कोई मूवी देखी, कुछ सुना, किसी से कुछ पढ़ा, वो जो जानकारी प्राप्त हुई आपको, उसके अर्थ निर्माण यानी उसको समझ पाना और इसे स्मृति में आगे संग्रहित कर पाना, यानी मेमोरी में ऐड कर पाना। समझ के मेमोरी में ऐड कर पाने की प्रक्रिया को क्या कहोगे, ये बताओ फटाफट। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं 61% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल, कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, जिसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा कि आप मेमोरी में रिट्रीव कर लो।
या मेमोरी में ऐड कर लो, सेव कर लो जिसको हम कहेंगे। रिट्रीवल तो तब होगा जब जरूरत पड़ने पे दोबारा आपने किसी का नंबर याद किया और दोबारा जरूरत पड़ रही है तो आप बता रहे हैं ये नंबर है या ये नाम है। जब आपने दूसरी बार उस व्यक्ति को देखा, मैंने राहुल को देखा, राहुल ने बताया इसका नाम राहुल है, फिर मैंने सेव कर लिया मेमोरी में, धारण कर लिया, है ना। धारण करने को भी कुछ कहते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, एक्वायर कर लिया अगर मैं आम भाषा में कहूं। फिर अगली बार जब मुझे राहुल दिखा तो मैंने कहा हाँ राहुल है ये, तो रिट्रीव किया मैंने अपनी मेमोरी में। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो पाते अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता कि ये राहुल है। ऐसा होता है बहुत बार कि कई बार लोग मिलते हैं और ध्यान नहीं जाता, उनका नाम ध्यान नहीं रहता या शक्ल ध्यान नहीं रहती, उतना अटेंशन शायद उस समय पे नहीं हुआ और वो फॉल्स मतलब वो हो जाता है, रिट्रीवल टू फेल हो जाता है, फेल टू रिट्रीव हो जाता है कि आप रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे हो, फेलियर हो जा रहा है। तो अटेंशन जरूरी है, नहीं तो रिट्रीव नहीं कर पाओगे, सेव नहीं कर पाओगे। अगर ध्यान ही नहीं दिया तो सेव नहीं कर पाओगे, अटेंशन जरूरी है। अटेंशन होगा तब आप उसको क्या कर पाओगे, एक्वायर कर पाओगे, और एक्वायर करने के बाद ही होगा कि रिट्रीव कर पाओगे या रिकॉल कर पाओगे जरूरत पड़ने पे, ठीक है ना। डिके होता है शयन, यानी कुछ टूट फूट गया, आधी अधूरी चीज याद है, रा याद है, हुल भूल गए, है ना। फॉरगेटिंग तो फॉरगेटिंग है कि पूरा ही भूल गए, शयन में थोड़ा बहुत आप भूल गए या कुछ हिस्सा भूल गए, तो अटेंशन है यहाँ पे। अगर वापस से याद करके बताना होता तो रिट्रीवल हो जाता या रिकॉल हो जाता। जैसे एमसीक्यू में आप क्या करते हो, रिकॉल करते हो, रिट्रीव करते हो नहीं, रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानते हो। जवाब तो आपके सामने ही होता है ना, जवाब तो आपके सामने ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। स्पीड अब थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ऐसा ही मैं कह रही हूँ बहुत देर से, बट मजा इतना आ रहा है क्वेश्चन डिस्कस करने में। कमेंट्स देखूं, कुछ कमेंट्स लास्ट में ही देखूंगी। बताओ फटाफट। प्लीज डोनेट सम मनी फॉर असम फ्लड्स। यार आपको कहने की जरूरत ही नहीं है ये चीज तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर मैनेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग इन मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल क्लासरूम। मल्टी लेवल क्लासरूम थोड़ा चाइल्ड सेंटर टाइप का ही होता है कि अलग अलग तरह के बच्चे और अलग अलग लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, बहुस्तरीय कक्षा। तो कौन सा जवाब आप लोग दे रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन, 33% लोग। इसमें आप लोग घबरा रहे हैं, देखते हैं, आपने घबराना नहीं है। डिजाइनिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू सीक्वेंशियली अरेंज्ड कॉम्पिटेंसीज नोन एज माइलस्टोन्स ऑन अ लर्निंग कॉन्टिन्यूम। नहीं भाई, कि सीखने के साथ आते मील के पत्थर माइलस्टोन होते हैं कि हर एक स्टेज में क्या क्या अचीव करना है उसको लेकर के, उसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं हुई है। स्ट्रक्चरिंग पीयर ट्यूटरिंग वेयर ओल्डर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स सपोर्ट यंगर पीयर्स इन अ हेट्रोजेनस ग्रुप, ये भी कोई बात नहीं हो रही है। ये मल्टी लेवल का मतलब ये नहीं होता है टीचर अलग अलग लेवल पे नीड के हिसाब से पढ़ा पाए। प्लानिंग साइमल्टेनियस लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स अक्रॉस ग्रेड्स यूजिंग ऑटोनॉमस सेल्फ लर्निंग कार्ड्स एंड एक्टिव लर्निंग किट्स। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा दो उसको मल्टी लेवल की बात हो रही है ना, मल्टी डिसिप्लिन नहीं कह रहे हैं हम। डिलीवरिंग यूनिफॉर्म, ओ अब तो लग रहा है बस यही थोड़ा सही जा रहा है। डिलीवरिंग यूनिफॉर्म, एक सेकेंड उल्टा ही पढ़ दिया है सारा, देखो एक बार दोबारा देखेंगे। डिलीवरिंग यूनिफॉर्म एलिमिनेट करने की आदत हो गई है ना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नोट तो लिखा नहीं होता ज्यादातर क्वेश्चंस में। ये आपको भी नहीं करना है, मैं भी थोड़ी सी थकी हुई हूं तो ये मैं कर दे रही हूँ, ये आप भी करते हैं पेपर में, सबके साथ होता है ये कि कई बार आप भूल जाते हो कि पूछा क्या था। पूछा अगर ऑड वन आउट था, नॉट पूछा था, तो एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेट करने बैठे तो एलिमिनेट तो कर दोगे, पेडागोजी में कोई एक तो सबसे बेहतर मिल जाएगा जवाब, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर नहीं चूज करना है यहाँ पे, जो गलत है वो चूज करना है। वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन। मल्टी लेवल या ग्रेड, अच्छा ग्रेड भी लिखा हुआ है ना, फिर तो सही थी वो बात। मल्टी ग्रेड या मल्टी लेवल देखते हैं, यानी कई ग्रेड के बच्चे एक साथ बैठे हो, ये भी पॉसिबल है। डिजाइनिंग कंबाइंड क्लास जिसको कह देते हैं, डिजाइनिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू सीक्वेंशियली अरेंज कॉम्पिटेंसीज नोन एज माइलस्टोन्स ऑन अ लर्निंग कॉन्टिन्यूम। कह सकते हैं भाई, फिर इसको सही, पहले हमने पूरा नहीं पढ़ा था, फिर ये गलत नहीं है कि सीखने के सातत्य यानी मील के पत्थर के रूप में जानी जाने वाली क्रमिक रूप से व्यवस्थित दक्षताओं के माध्यम से छात्रों की प्रगति को डिजाइन करना, कि इस लेवल का आता है या नहीं, जो 6th में पढ़ा था वो आता है अभी या नहीं। अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे हुए हों, ये संभव है एक क्लास में, या अलग अलग एटलीस्ट इसके सेक्शंस के बच्चे बैठे हुए हों। स्ट्रक्चरिंग पीयर ट्यूटरिंग वेयर ओल्डर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स सपोर्ट यंगर वंस, हाँ ये भी पॉसिबल है कि पीयर ट्यूटरिंग हो रही हो, मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल है, तो एक बच्चा जिसको डिफिकल्टी ज्यादा आती है लेकिन दूसरे वाले को मॉडरेट भी नहीं आता, इजी भी नहीं आ रहा, तो वो उसको हेल्प करेगा। मल्टी ग्रेड क्लासरूम है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग लेवल पे सीखने वाले बच्चे हैं। प्लानिंग साइमल्टेनियस लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स अक्रॉस ग्रेड्स
यूजिंग ऑटोनॉमस सेल्फ लर्निंग कार्ड्स एंड एक्टिव, हाँ बच्चे एक्टिव हैं, कुल मिला के बात ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑड वन आउट सिंपल है, बाकी सब तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म डिलीवरिंग, यूनिफॉर्म ये पढ़ते ही दिमाग क्लिक कर गया था, डिलीवरिंग यूनिफॉर्म टीचर डायरेक्टेड लेक्चर्स साइमल्टेनियसली टू ऑल ग्रेड्स इन द रूम व्हाइल एक्सपेक्टिंग साइलेंट पैसिव कॉपिंग। बच्चा एकदम निष्क्रिय है, जिस ऑप्शन में बच्चा निष्क्रिय है, पैसिव है, वो ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। मैंने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में थोड़ा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में गलत पढ़ लिया था, ऑड वन आउट पे मेरा ध्यान नहीं था, और दूसरा फटाफट से कीवर्ड के थ्रू हम सॉल्व कर रहे थे, पूरा नहीं पढ़ा था कि ये जो कह रहा था माइलस्टोन्स के बारे में, माइलस्टोन सोच के डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़ लिया था। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है पेपर में, तो ऐसे काम ना करें, सिर्फ कीवर्ड से सॉल्व ना करें, गलती आपसे भी हो जाएगी फिर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इसमें, क्योंकि सिंपल ऑड वन आउट वही होगा जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, क्योंकि मल्टी लेवल में मल्टीपल लेवल के बच्चे हैं, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के बच्चे हैं, ग्रेड्स के बच्चे हो सकते हैं, जिनको आप एक साथ सिखा रहे होते हो बाकी सारे तरीके अपना करके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज would be an effective strategy in helping the student stay focused। एक शिक्षिका यह नोटिस करती है कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, बेचैन है, और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, अटेंशन नहीं पे कर पा रहा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को ध्यान केंद्रित रखने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? यानी बच्चे को क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसकी संभावना है कि अटेंशन में कमी है और जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव है, उछलता कूदता रहता है, एक जगह सीट पे बैठ नहीं पाता। अब यहाँ पे इसको मैनेज करने का क्या तरीका होगा, जो बच्चा खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा? स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, सिर्फ बताने से हो जाएगा सख्ती से कि ये नहीं करना है, डांट दो? नहीं भाई, ये तो करना ही नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही नहीं है, बच्चे के पक्ष में रहना है आपको हर जवाब में। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है कि जिस बच्चे को अटेंशन बना के रखने में दिक्कत हो, उसको पार्ट्स में तोड़ दो प्रॉब्लम को, 5-5 मिनट के टास्क दो, क्योंकि वो उसके लिए इजी होता है। या टाइमर का इस्तेमाल लगा लो, भाई 5 मिनट पढ़ना है, फिर जिससे जैसे 3 घंटे जो नहीं पढ़ पाता, मैं उसको सिंपल कहती हूँ, भाई आप 25 मिनट का टाइमर लगा लो, अलार्म लगा लो, और 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, बजाय कि ये सोचने के आज 3 घंटे पढ़ना है, 25-25 मिनट के 6 स्लॉट लगा लो, ठीक है ना। एनीवे, कॉलिंग द पेरेंट एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई बच्चे में कमी नहीं है, ये कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो उससे डांट फटकार से थोड़ी ना आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे नहीं जाना है, रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है। सेकंड ऑप्शन 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला सवाल है, फटाफट से करेंगे। अंजलि क्या कह रही है, हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर्ग्यूज दैट ह्यूमन कॉग्निटिव पोटेंशियल कैन नॉट बी एडिक्वेटली मेजर्ड बाय अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड पेपर पेंसिल और आईक्यू टेस्ट। यानी हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो 8 प्रकार की बुद्धि की उन्होंने बात की है, ये तर्क देता है कि मानव संज्ञानात्मक क्षमता को एकल मानकीकृत पेपर पेंसिल आईक्यू परीक्षण द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बात तो कहते हैं गार्डनर के, आईक्यू टेस्ट जो है वो एक प्रॉपर एकमात्र तरीका नहीं है, या ठीक से इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकता, वो क्रिटिसाइज करते हैं आईक्यू टेस्ट को। बात तो सही है। रीजन क्या, क्योंकि इंटेलिजेंस एक विस्तृत चीज है। भाई थॉमस एल्वा एडिसन को भी कह दिया था इनको ले जाओ, ये नहीं पढ़ पाएंगे स्कूल में, फिर उन्होंने चमत्कार करके दिखाया, वो वाला नहीं कि जेब से कबूतर निकाल के दिखा दिया हो, वो वाला कि बल्ब बना दिया उन्होंने, वो वाला चमत्कार, ठीक है। तो इंटेलिजेंस को पूरी तरह से एक आईक्यू टेस्ट में थोड़ी मापा जा सकता है, आईक्यू टेस्ट एक वन ऑफ द वेज है, बट इट इज नॉट द ओनली वे, या पेपर पेंसिल टेस्ट ही सब कुछ नहीं है जिससे बुद्धि का मापन हो सके। ये बात कौन कहता है, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार दिए हैं। रीजन क्या है इसका, आईक्यू टेस्ट प्रीडोमिनेंटली मेजर लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटीज while neglecting other culturally valued capacities like spatial intelligence, musical ability, interpersonal intelligence। भाई कोई व्यक्ति लोगों के साथ कहीं भी जाता है, 4 दोस्त बना के आता है, लोगों के साथ डील करने में बहुत अच्छा है, अच्छा पॉलिटिशियन या नेता हो सकता है आईक्यू स्कोर उसका उतना अच्छा ना आया हो। रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि आईक्यू स्कोर्स में, ज्यादातर आईक्यू स्कोर्स में अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट आपका आईक्यू स्कोर में नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वो थोड़े से बने ही उस तरह से होते हैं, लॉजिकल एबिलिटी को ज्यादा चेक करते हैं। जबकि आपके अंदर और भी तो क्षमता है, भाषिक क्षमता भी तो है, स्पेशल यानी देख करके कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेता है, वो भी तो क्षमता है। म्यूजिक में कोई बहुत अच्छा है, आईक्यू हो सकता है उसका स्कोर उतना ज्यादा ना हो। तो ये बात सही है और ये बात भी सही है। इसका रीजन इन्होंने सही दिया है कि आईक्यू एकमात्र तरीका नहीं है, ये बाकी कल्चरली वैल्यूड नहीं, बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है, कई बार कल्चर बायस होते हैं आईक्यू टेस्ट। तो बोथ है आर ट्रू। भाई जब दोनों सही है और दोनों बस ये देख लो इसके बारे में सही है कि नहीं है, इसके बारे में भी सही है, तो राहुल और अंजलि एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये नॉट आओ, ओके ओके ओके, मैंने ही नोट लगा दिया, मुझे लगा यही सही होगा, मैं ही अब जल्दीबाजी में हूं।
आप ही सही हैं, नॉट ऊपर दे दिया था इन्होंने, ठीक है ना। ये फिर सही नहीं होगा क्योंकि ये तो सही है, बाकी दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं जैसे ही आप ये देख लेते हो कि दोनों सही हैं या नहीं है। फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कहता है, सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। भाई आपको कहा जाए 140 नंबर जो लेकर के आएगा उसको हम एक हवाई जहाज देंगे, तो आप किसके लिए 140 नंबर ला रहे हैं, वो हवाई जहाज के लिए। आप कहोगे हाँ बात तो सही है, नौकरी में भी नहीं आएगा, हवाई जहाज निकाल देंगे, जिंदगी भर जितना कमाएंगे उतना मिल जाएगा उससे। मजाक कर रही हूँ, मतलब आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको साइकिल मिलेगी, है ना, या आपको ट्रक मिलेगा या आपको गाड़ी मिलेगी, इसलिए 140 नंबर लेकर के अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो। सिर्फ आप इसलिए ला रहे हो क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ने में मजा आ रहा है, आपने पढ़ के सीख लिया सब कुछ, मैक्सिमम स्कोर, उसके बाद जो आए वो आए, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नली मोटिवेटेड है बच्ची। क्यों? क्योंकि और ज्यादातर लोग एक्सटर्नली ही मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि जिस चीज में उनको इंटरेस्ट होता है वो करने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है या वो सीख नहीं पाते, है ना। तो कि नौकरी मिलेगी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आधे से ज्यादा लोग। बहुत कम लोग होंगे जिनको सच में टीचिंग में इंटरेस्ट है या पेडागोजी पढ़ के मजा आता है, तो अब वो बेहतरीन शिक्षक बन पाए इसलिए भी पढ़ रहे हैं। हो सकता है इसमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी इंक्लूडेड हो कि ठीक है नौकरी भी मिलेगी, थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाएगी, अब्राहम मैस्लो की सेकंड लेवल की नीड भी पूरी हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी और सेफ्टी भी पूरी हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल तो वैसे भी अभी भी हो रखी होगी, खाना तो मिल ही जाता होगा। तो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल रीजन के लिए पढ़ रही है, रिवॉर्ड के लिए, फर्स्ट आने के लिए। तो अगर सिर्फ हवाई जहाज के लिए पढ़ रहे हो तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आप में से कई लोगों के हम कब मिल पाएंगे, कितने नंबर लाएं, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन इंटरनल भी हो सकती है कि आपको इंटरेस्ट हो पढ़ने में, दोनों कंबाइंड भी चल सकती हैं। तो इंट्रिंसिकली तब होती है जब रीजन बाहर नहीं होता, नो आउटसाइड रीजन, इंजॉय कर रही होती, जॉय ऑफ लर्निंग होता, उसका खुद का इंटरेस्ट होता गिटार बजाने में, चाहे पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो गिटार बजाती है। आपको गाने गाने का शौक है, आप गाने गाते हैं रोज, कोई आपको पैसे देके जाएगा, बैठे थोड़ी आप रोड साइड मजबूरी में या शौक में भी, है ना। तो ये एक्सटर्नल रीजन है, मास्टरी ओरिएंटेड नहीं है। मास्टरी में तो आपको सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, रिवॉर्ड मिले ना मिले। फेलियर को आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं कि बस किसी तरह से पास हो जाओ जैसे राजू रस्तोगी था 3 इडियट्स में, है ना, कि आप बस उसको फेल नहीं होना था कुछ भी करके। मास्टरी ओरिएंटेशन, वो जो आमिर खान का कैरेक्टर रेंचो, वो मास्टरी ओरिएंटेशन है और इंटरनल मोटिवेशन भी उसके अंदर भरपूर है। ये फेलियर अवॉइडेंस वो है आपका, और जिसको परफॉर्म करना था कि बस नौकरी लग जाए वो एक्सट्रिंसिक है, दोनों राजू और ये जो तीसरा दोस्त था फरहान। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसके बाद 3 सवाल और बचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज रिप्रेजेंट कल्चरली रिस्पॉन्सिव एंड एसेट बेस्ड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ डाइवर्स क्लासरूम। भाई व्यक्तिगत अंतर या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को केटर करना है टीचर को, यानी अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, रोबोट्स हो जाएंगे नहीं तो सारे सेम हो गए, तो इनको केटर करने के लिए कौन सा मेथड बढ़िया है। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी भाषा का इस्तेमाल करें स्कूल के मीडियम के साथ साथ, और स्कैफोल्ड करेंगे आप उनको जहां जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यूनिफॉर्मली अप्लाइंग अ सिंगुलर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है स्कूल के, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब वो बेहतर तरीका नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। इंटीग्रेटिंग लोकल फोकलोर, जो बच्चे की कम्युनिटी में भाषा या गीत या समुदाय में जो उसके त्योहार मनाए जा रहे हैं उन सबसे कनेक्ट करना, ये सही है। ग्रुपिंग स्टूडेंट्स परमानेंटली बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट, जो 90% लाता है उसको एक ग्रुप में डालेंगे, बाकी को अलग डालेंगे, गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड ये जो सही है, ओनली फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट और थर्ड। अच्छा ये इधर उधर हो गया टाइपिंग में ना, फर्स्ट थर्ड कहीं पे दिख रहा है, हाँ ये है तो सही फर्स्ट ऑप्शन। ये जो 4 लिखा हुआ है ना, ये इसके साथ है सेकंड के साथ, कभी इसके साथ लिखा हुआ है तो आप मान लो, है ना, ये इसके साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही है, तो यही सही होगा पहला ऑप्शन। ज्यादातर लोग, कितने लोग, 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, असर्शन और रीजन। अंजलि राहुल आ गए वापस से। क्या कह रही है अंजलि कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम adaptations should be made in learning goals, pedagogical strategies as well as assessment। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बात तो सही है कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन वही तो है जहां पढ़ाने के तरीके में, लर्निंग के गोल्स में अलग अलग बच्चे की नीड के हिसाब से चेंज किया जाए। हर बच्चे को मैथ्स में ही अच्छा करना है नहीं, उसको बेहतर करना है पहले से, जहां वो था उससे बेहतर बनना है, जैसे आप कल थे उससे आज बेहतर बनना है। शर्मा जी के बेटे या वर्मा जी की बेटी से बेहतर नहीं बनना है, वो सही तरीका नहीं है। कई लोगों के लिए काम करता होगा बट दैट इज नॉट द राइट वे इन पेडागोजी।
रीजन क्या है? द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल एप्रोप्रिएट अप्रोचेज एंड असेसमेंट। सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो, व्यक्तिगत विविधताओं को निपटा दो, रोबोट बना दो बच्चे को, सब रट्टू तोता बन जाए। ये एकदम नेगेटिव है, बच्चे के पक्ष में है ही नहीं। तो ये बोथ वाला ऑप्शन तो एकदम हट गया। जब ए और आर में से कोई एक गलत निकल गया तो बोथ तो एकदम हट गया, खत्म ही हो गए ये दोनों ऑप्शन। तो एलिमिनेट कर दो, भूल जाओ इनके बारे में, है ना, भूल जाओ अंजलि और राहुल साथ आएंगे, मतलब ही नहीं है। ए एंड आर बोथ तो आएगा ही नहीं। अब ए सही है, आर गलत है, सिंपल बात। ए इज ट्रू, आर इज सही। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, पॉसिबल ही नहीं है बोथ का। तो इसमें तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि तीनों जगह पे बोथ लिखा हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन इज द ओनली आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं देखने जरा, बस 33% लोग। मैं ही पढ़ लूं दोबारा, कहीं मैंने गलती कर दी हो, आप लोग भी रुलाओगे किसी दिन। मैंने गलती नहीं की, मैं मजाक कर रही हूँ। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सरकार, ये व्यक्तिगत मतभेद वो नहीं है कि असमानता हो रही है बच्चों में, पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं, नहीं, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। हिंदी में कई बार मतभेद लिख देगा, ऐसा पॉसिबल है पेपर में भी कि इस तरह का ट्रांसलेशन देखने को मिल जाए। बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पेडागोजी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं या व्यक्तिगत मतभेद बुरी बात नहीं है। नहीं तो अब बच्चे एक जैसे हो जाएंगे, रोबोट बन जाएंगे चिट्टी की तरह। चिट्टी रोबोट देखिए ना वो रजनीकांत की मूवी, वैसे बन जाएंगे, ह्यूमंस नहीं रहेंगे। हम सब अलग हैं, इसलिए हम डाइवर्सिटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करनी है। तो ए तो सही है, आर गलत है भाई। ऐसी बातें मत करो, इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दोगे तो कहां मुंह दिखाओगे किसको कि हिमांशी से पेडागोजी पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इज नॉट करेक्ट। यहां पढ़ पढ़ के लोग जो है इतने अच्छे शिक्षक बन जा रहे हैं और आप जो है ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखो एक बार, प्राथमिक शिक्षार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा और हमें ज्ञान देने लग रहे हैं। देखो प्राथमिक शिक्षार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा और आत्म क्षमता की भावना को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी बच्चे के पक्ष में नहीं है, सिंपल बात। एनकरेजिंग मास्टरी ओरिएंटेशन, ये तो अच्छी बात होती है, बच्चा मास्टरी हासिल करे सब्जेक्ट पे। डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सटर्नल मटेरियल रिवॉर्ड, हाँ ये अच्छी बात नहीं है। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस ओरिएंटेड, बच्चा एक्टिव है, यहाँ भी सपोर्टिव डेमोक्रेटिक क्लास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड की बात करेगा, इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो नहीं आएगा ये, इसका रीजन बाहर है, रिवॉर्ड, ग्रेड, नंबर मिलेंगे, पैसा मिलेगा, नौकरी लगेगी, शादी होगी, वॉटेवर। ये जो है ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। आंतरिक का रीजन अंदर होता है कि आप खुद के लिए वो काम कर रहे हो या इंटरेस्ट के लिए, जिसका रीजन अंदर है, जॉय, आपको पसंद है वो काम इसलिए कर रहे हो, जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं एक्सटर्नल कुछ नहीं मिला, वो मिल गया, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ का कॉन्सेप्ट यानी आत्म संप्रत्यय, खुद को वो कैसे देखता है एकेडमिकली, ये एक टीचर इसको कैसे प्रभावित कर सकता है कि बच्चा अपने आप को कैसे देखे, वो फेलियर की तरह देखे, वो अचीवर की तरह देखे, वो अधिगम करता है लर्नर के रूप में देखे। ये टीचर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, या इवन माँ बाप भी। तो आत्म संप्रत्यय, बच्चा खुद को कैसे देखता है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट कैसे इन्फ्लुएंस होगा टीचर के द्वारा स्ट्रांगली। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, देखिए टीचर की एक्सपेक्टेशन लो नहीं होनी चाहिए बच्चे से, एक्सपेक्टेशन हाई होगी तो ही ठीक है, एक्सपेक्टेशन लो नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन लो का मतलब होगा कि जो विशेष छात्र हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, या मान लो ADHD है, तो आप स्पेशल स्टूडेंट से या ब्लाइंड हैं तो आप कहेंगे बेटा तुम रहने दो, तुम तो गुजारा कर लो, यही बहुत है। ये मूर्खता हो जाएगी एकदम टीचर के रूप में, फिर आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं, टीचर नहीं है। क्योंकि टीचर के लिए हर बच्चे में पोटेंशियल देखना है आपको एज अ टीचर, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअल में इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, इंप्लीमेंट करना, लेकिन करना है, इसीलिए बनी है ये सब पेडागोजी। ऐसा नहीं है ये सिर्फ किताबों के लिए बनी है, एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए बनी है, वो बात अलग है। बहुत सारे स्कूल्स में अप्लाई नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है टीचर का, पेरेंट्स का, सिस्टम का, जो हमारे यहाँ कई बार अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली सरकारी स्कूल्स में, ठीक है ना। तो विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना नहीं भाई। एक्सपेक्टेशन, ये प्रूवन है पेडागोजिकली, रिसर्च है इस पे कि टीचर की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव बच्चे के सीखने में पड़ता है। तो आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बच्चे से, या हाई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने पहले ही मान लिया वो इतना ही अचीव करेगा तो वो उससे भी कम जाएगा बेचारा, क्योंकि वो सोचेगा मेरे टीचर को तो मेरे से वैसी उम्मीद नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कहते हैं, जिनको ये उल्टी मोटिवेशन या काउंटर मोटिवेशन का फर्क पड़ता है कि भाई टीचर ने कहते तुमसे कुछ नहीं होगा तो एक दिन कुछ करके दिखाएंगे। वो पॉजिटिव तरीका नहीं है, वैसे भी वो बच्चा फिर नेगेटिव इमोशन से काम कर रहा है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, अगेन वही बात, टीचर की लो एक्सपेक्टेशन बर्बाद कर सकती है बच्चों को, उनके अचीवमेंट लेवल को आगे नहीं बढ़ाएंगी। पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव, दंड दो उन बच्चों को जो खुद से इनिशिएट करते हैं, ऑटोनॉमी, पहल करते हैं खुद से। नहीं भाई आपको तो बढ़ावा देना है इस चीज को। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, वो क्या है,
रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। अब देखो, मैं ही वो इंसान हूं जो कहती हूँ कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट को दूर रखो, दंड और पुरस्कार की बात मत करो, लेकिन वही मैं इंसान हूं जो रात और दिन कहती हूँ कि कीवर्ड या टैग वर्ड को रटने से पेपर में बहुत गलतियां होंगी, क्योंकि लैंग्वेज का गेम है। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा पूरे सेंटेंस को तो मैं भी गलत कर दूंगी, कोई भी गलत कर देगा फिर, अगर सिर्फ वर्ड रट लिया है तो छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। तो पुरस्कृत करना आपको लग सकता है नेगेटिव है, बट किस चीज को पुरस्कृत करना? स्वायत्ता को, यानी इंडिपेंडेंट एक्शन लेने को, पहल को, खुद से बच्चा कुछ करके लाया है, एक क्रिएटिव आंसर लिखा है उसने, कोई खुद से एक अलग दृष्टिकोण से कुछ एक्टिविटी की है, तो उसको आपको बढ़ावा देना है, रिवॉर्ड करना है, पुरस्कृत करना है। पुरस्कृत का मतलब ये नहीं रिवॉर्ड दे दो, पुरस्कृत का मतलब है उसको बढ़ावा देना है यहां पे, ठीक है ना, रिवॉर्ड देने की बात नहीं हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने सही दिया देखना जरा। देखो इसमें ना एक अच्छा तरीका, 69% लोगों ने, एक अच्छा तरीका इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का ये भी होता है कि आप एलिमिनेट करते चले जाओ। ये बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड दुनिया का, क्योंकि इससे आप कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं जो सही हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हैं तब भी आपको पता है कि फोर्थ ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो यही मेथड हम डिस्कस करते आ रहे हैं सालों से। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। अगर आपको लगता हो भाई एक महीने रात और दिन मैं सारी बैच की क्लासेस देख लूंगा जो रिकॉर्डेड हैं, लाइव चल रही हैं, मॉक टेस्ट हैं, या कुछ नहीं तो की नोट्स पढ़ लूंगा एनसीईआरटी के, या टीचर्स ने जो जो अपने नोट्स दिए हुए हैं बाइलिंगुअल, तो वो आप फिर करियर पे एनरोल कर सकते हो अभी भी सीटेट के बैच में। या अगर पेडागोजी पूरी डिटेल में पढ़नी है तो पेडागोजी स्पेशल में, है ना। सीटेट के लिए नहीं है पेडागोजी स्पेशल, बाकी एग्जाम्स के लिए है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, अगर ना किया हो कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार, और कमेंट्स में अभी मैं एक दो कमेंट्स भी लूंगी। इसका पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, इवन सारे प्रीवियस लेक्चर्स का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, आंसर्स मार्क्ड होंगे उसमें। अब बता दो आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए, और मुझे कुछ सवालों के जवाब दो, मतलब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो आप बताओगे। और आज तो लंबी हो गई क्लास थोड़ी, 105 मिनट, यानी 1.5 घंटे से ऊपर चले गए हम, 1.25 घंटे के आसपास, सॉरी। देखिए अब एक तो आपको ये बताना है कि एक्सप्लेनेशन इतनी ही रखें या कम कर दें, बोलो। पहला ऑप्शन दो इतनी ही रखो, दूसरा दो कि कम कर दो, है ना। है इंग्लिश में बात करते हो अब राहुल ने लिखा है मोर और लेस, तो बता देना एक्सप्लेनेशन मोर रखें या लेस। मोर मत करो ना, चलो ठीक है डन, कि मोर या फिर लेस। मोर का मतलब है कि इतनी ही रखें, या फिर एक्सप्लेनेशन कम कर दें, ज्यादा लेंदी या ज्यादा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जरूरत से ज्यादा, ऐसा तो नहीं है। आप लोग बताओगे कमेंट करके। 84% लोग कह रहे हैं मोर, मतलब मोर हम कर सकते हैं, बट फिर मोर बहुत ज्यादा मोर हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी, इतने खराब जोक, मैं थक गई हूँ दिन भर से क्लासेस और तैयारी के बाद। एक मिनट रुको यार, मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखने दो। हाँ, कुछ 2-4 कमेंट देख लेती हूँ। अब ये लास्ट में रखेंगे क्लास में, पहले तो हम संडे वार्ता करते थे, वो तो अब नहीं हो पाता। मैं यूट्यूब पे पहले से काफ़ी कम एक्टिव रहती हूँ, बट बीच बीच में आती रहती हूँ कि आपका काम चल जाए, जो बैच वगैरह में नहीं आ पाते हैं वो लोग भी देख पाएँ। लेट मी जस्ट चेक द कमेंट्स। इट्स ओके मैम। मैम प्लीज़ ऑर्गेनाइज अ सेमिनार इन असम समटाइम। हाँ, वहाँ स्थिति सुधरने दीजिए, कोशिश रहेगी पूरी। अभी तो हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। एग्जिट आसिफ, आसिफ नाम के कोई व्यक्ति हैं, अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो इनको ब्लॉक कर दीजिए। मैम आई हैड टेकन योर क्लास, आई हैड स्कोर 26 इन CDP बट फेल्ड बाय 4 मार्क्स ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई एम अ बंगाली। यार बंगाली लैंग्वेज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी गुंजन, बट इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के लिए मेरी कोशिश है कि एक एक सेशन इस बार मैं ले पाऊँ यूट्यूब पे, है ना, मैराथन के फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में। और कई साल से जो है वो नहीं हुआ हिंदी इंग्लिश के पेडागोजी के मैराथन। विल आई क्लियर CTET इन 1 मंथ मैम और नॉट? एम शेख पूछ रहे हैं। 1 महीना बहुत मोर देन इनफ है, इस पर एक वीडियो भी बना देंगे। सीटेट क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है, अगर आप थोड़ा ईमानदारी से पढ़ लें। 1 महीना नोट्स दिए हुए हैं फ्री, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे, एटलीस्ट फ्री नोट्स ही पढ़ लो। कुछ नहीं हो रहा, कोर्स में नहीं आ सकते, डेली नहीं पढ़ सकते, फ्री नोट्स भी पढ़ लोगे और कुछ क्वेश्चन लगा लोगे प्रीवियस ईयर, तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा। आप गॉडेस हो CDP की, ये तो आप लोगों का प्यार है। वैन विल द लखनऊ मीटअप? करेंगे यार, लखनऊ मीटअप भी अभी करेंगे, धीरे धीरे सब होगा, डोंट वरी। हेलो स्मृति कोई कह रहा है, ये अपने चक्कर में आते हैं कई लोग तो यहाँ कमेंट सेक्शन में कि हमारी बात बन जाए किसी से। क्यूट मैम क्वालिटी टीचिंग, थैंक यू जी। निपल निपलर या कुछ तो नाम था, बड़े खतरनाक से वो रखते हो आप लोग यूज़र नेम, पढ़े भी नहीं जाते हैं कई बार तो। बहुत तेज़ी से आ रहे हैं यार कमेंट्स, धीमे नहीं कमेंट कर सकते हो।
चलो गुड नाइट हो जाते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्लास होपफुली तो कल होगी, अगर मुझे माइग्रेन की दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई शाम तक आते आते, क्योंकि अब मैं कल टैबलेट नहीं लूँगी, रोज़ पेन किलर नहीं ले सकती। मतलब मैं किसी किसी दिन ले लेती हूँ जब यूट्यूब पे होती है क्लास, तो क्योंकि रेगुलर मेडिकेशन चल रहा है ऑलरेडी, मेडिसिन है जो रेगुलर में चलती है, बट पेन किलर इमरजेंसी टाइप की, एसओएस टाइप की है। तो वो क्योंकि इससे पहले बैच की क्लासेस लेकर के ही बैंड बच जाती है, क्योंकि ये लाइट और स्क्रीन से और ट्रिगर होती है ये जो प्रॉब्लम है, और मेरा काम ही ऐसा है। और इतने साल जो लगातार हज़ारों हज़ार लाखों घंटे पढ़ा करके, हज़ारों वीडियोस बना करके, उसका भी थोड़ा असर है। डेली फिक्स कर दो मैम क्लास। कल एक वीडियो इस पे भी बनाते हैं कि हम अगले 1 महीने में क्या करने वाले हैं, 1 महीना बचा हुआ है। डेली हो ना हो, लेकिन जो काम की चीज़ें वो सारी करा दूंगी मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है। पेडागोजी मैराथन की कोशिश करती हूँ यार मैं पक्का लेने की, अगर तबीयत थोड़ी सुधर गई, बैच में क्लासेस निपटा करके कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के मैराथन ले पाऊँ। कमिट नहीं कर रही हूँ, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा बाई चांस नहीं हो पाई तो, है ना। चलिए, टेक केयर। कब होंगी मैराथन? अगर होती है मैराथन तो 15 तारीख के बाद, 15 से 20 के बीच में मान लो आप, वो तीनों मैराथन अगर सब ठीक रहा तो, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी की मैराथन। ठीक है, चलिए टेक केयर, सी यू टुमारो। होपफुली आई सी यू टुमारो एट 10, नहीं 10 नहीं यार, 9:15, 9:15 रात को। चलिए टेक केयर। कैसा लगा सेशन, कितने नंबर आए, कहीं कंफ्यूजन रहा हो कमेंट्स में बता देना सब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।